आप सुन रहे हैं सुपर डॉन उपन्यास का भाग 2। अमर नायक के प्यादे सिर्फ 5 मिनट लेट पहुंचे। चेतना चैम्बूर रेस्टोरेंट का मालिक सुल्तान मामू अमर नायक के गैंग में पहले खुद प्यादा था और तब नवीन सोलंके के अंडर में चलता था। जब उसकी गैंग में आज जितनी बड़ी हैसियत नहीं थी, तब वो पहले बतौर हिस्ट्री शीटर पुलिस के रिकॉर्ड में आया, फिर गिरफ्तार हुआ, 2 साल की जेल की सज़ा काटी। बाहर निकला तो गैंग में वो तब भी वेलकम था, लेकिन उसने सोलंके के सामने ख्वाहिश जाहिर की कि थोड़ा टाइम वो स्टेट लाइफ बसर करना मांगता था। सोलंके की उसने बहुत खिदमत की थी, इसलिए उसे खिदमत का सिला मिला था और सोलंके से मदद हासिल कर कर उसने रेस्टोरेंट खोलने के वो काबिल हुआ। लेकिन गैंग का खामोश खबरी वो अभी भी था। कोई खबर के काबिल बात उसके नोटिस में आए तो वो उसे तुरंत सोलंके के पास पहुंचाता था। खालिद हुसैन सोलंके की गिरफ्त से निकल भागा था। ये बात अगली सुबह ही उस तक पहुंच गई थी, लेकिन वो एक रूटीन थी। असल में उसने सपने में नहीं सोचा था कि खालिद उसके रेस्टोरेंट में उसके सामने बैठा होगा और इरफान अहमद से सर जोड़े कोई मशवरा करता होगा। सुल्तान मामू इरफान को भी जानता पहचानता था, इसलिए उसे वो मशवरा खटका खटका तो ख़ास खबर लगा। ख़ास खबर तो वहाँ खालिद की अकेले मौजूदगी भी होती। नतीजन फ़ौरन उसने उस बाबत चुपचाप आगे फ़ोन लगाया, लेकिन सोलंके के भेजे हुए आदमी लेट पहुंचे। गोली की रफ्तार से भाईखला से जो 4 प्यादे वहां पहुंचे थे, उनका लीडर शौकत रामपुरी था, जिसे सुल्तान मामू पहचानता था। वो तत्काल शौकत के पास पहुंचा। निकल गए? उसने खबर जारी की। ओह, शौकत के मुंह से निकला। कितना डेम हुआ? खालिद को 5 मिनट और इरफान उससे 2 मिनट बाद उठा। दोनों इकट्ठे नहीं गए? एक डायरेक्शन में ना गए, एक ये बाजू गया, दूसरा वो बाजू गया। मामू, खालिद बोल, खालिद किधर गया? सुल्तान मामू ने हाथ उठाकर एक तरफ इशारा किया। चारों तत्काल कार में सवार हुए और उस दशा में निकल गए। गलत किया। इरफान खालिद से मुलाकात के बाद वापस लौटा था, तो जल्दी ही उसे विमल के रूबरू होने का मौका हासिल हुआ था। खालिद से मुलाकात का सविस्तार वर्णन उसने इस बात पर जोर के साथ किया था कि उसने खालिद को कोई भाव नहीं दिया। अब विमल उसके फैसले को गलत ठहरा रहा था। विमल इरफान से 5 मिनट पहले ही नेहरू नगर से लौटा था और कालबा देवी रवानगी से पहले उसने अभी कई तैयारियां करनी थी। गलत क्या बोला बाप? वो हक बकाया सा बोला। सरासर गलत किया इरफान भाई। अपने स्वर को भरसक उत्तेजना रहित रखता विमल बोला। मैंने नायक को हड़काया है कि 100 करोड़ का चंदा ना मिला तो छीन लूँगा। कैसे करूँगा मैं ये काम? शनिवार सुबह मैं उससे मिला था तो ये बात हुई थी। अब शुक्रवार की शाम होने को है और अभी तक मैं यही फैसला नहीं कर पाया हूँ कि जो करने का चैलेंज पीछे उछाल कर आया, उसकी बाबत कुछ करूँगा तो कैसे करूँगा। हमें उसके किसी खुफिया अड्डे की खबर नहीं जिसको लूटा जा सके, किसी खुफिया कारोबार की खबर नहीं जिसमें फच्चर डालकर हम अपना मतलब हल कर सकें। खालिद हमारे लिए जानकारी की खान साबित हो सकता था और तुम उसे हमारे साथ आने को मरा जा रहा बताते हो, तो क्या वो नायक के खिलाफ हमारी कोई मदद नहीं करता? सी रॉक स्टेट का कोई ऐसा राज हमसे ना साझा करता जो नायक के खिलाफ हमारे हाथ मजबूत करता? 6 दिन गुजर गए हैं, चंद दिन और गुजर जाएंगे तो नायक समझेगा मैं बॉम्ब मारता था, खोखली धमकी देता था और 100 खोखा खुद छीन लूँगा। क्या सोहेल पर ऐसा इल्ज़ाम आना उसकी अब तक बनी प्रतिष्ठा कीर्ति के अनुरूप होगा? इरफान बगल झाँकने लगा। उल्टी पड़ रही थी। जिस काम के लिए वो वाहवाही का तालिब बना विमल की हाजिरी भर रहा था, उसे गलत ठहराया जा रहा था। क्या करूं फिर अब? आखिर उसके मुंह से निकला। ढूंढो उसे और बाअदब मेरे पास लेकर आओ, मैं बात करूंगा उससे। फिर वो हम में से एक? इरफान झिझकता सा बोला। वो बात की बात है, पहले मिले तो सही। क्या ख्याल है, मिलेगा? बाप, सच बोलने की हिम्मत करूं तो वो ही चाहेगा तो मिलेगा। वो मेरे को अक्सर फ़ोन करता था, इसलिए मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है। मैं कॉल लगाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या बोलता है। बहुत भाव खा के गया था, कहीं ऐसा ना हो कि कॉल कबूल ही ना करे तो माकूल जवाब ना दे। हाँ, हो सकता है। जब कोई काम ना होना हो तो कुछ भी हो सकता है। मैंने जो कहा कि 6 दिन गुजर गए, मैं अमर नायक से 100 करोड़ छीन लेने के अपने ऐलान की बाबत कुछ भी नहीं कर सका। अभी खड़े पैर मेरे को कुछ करना सोचा है, जो कि नायक का कोई खुफिया अड्डा ना मालूम होने का, उसके किसी खुफिया कारोबार की खबर ना होने का विकल्प हो सकता है।
क्या सूझा? मैं नायक को फ़ोन लगाता हूँ। कॉल लग गई तो फ़ोन पर लाउड स्पीकर पर लगाऊंगा, तू सुनना, तब मेरे बिन बताए समझ जाएगा। ठीक है, लगा। विमल ने अपने मोबाइल पर नायक का नंबर पंच किया। कुछ क्षण घंटी बजी, फिर कॉल लगी। कौन बोलता है? उसे नायक का रूखा स्वर सुनाई दिया। सोहेल बोलता है। विमल मोबाइल के करीब मुंह ले जाकर बोला। खामोशी छा गई। हेलो, विमल बोला। क्यों बोलता है? शनिवार को इधर जो बदज़बानी करके गया था उसकी माफ़ी मांगना चाहता है। अगर ऐसा है तो 6 दिन तक क्या सूता रहा था? अरे बड़े खलीफा, कुछ बोलने दोगे तो जवाब दूंगा ना। बोल, तेरी कॉल थामने की गलती की है तो बोल। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इजाज़त दोगे? पूछ। अगर मैं तुम्हारा अगवा कर लूँ और बदले में 100 करोड़ की फिरौती की डिमांड करूँ तो डिमांड को कौन खातिर में लाएगा? तुम्हारा लेफ्टिनेंट सोलंके या फैमिली जिसे कहीं छुपा के रखा हुआ है, उसमें से कोई? तू तू मुझे अगवा करेगा? मैंने बोला अगर। अगर क्यों अगर बोला? करना, मैं कर भी लूँगा। तुम देख ही चुके हो, तुम्हारे प्यादे जिनसे तुम घिरे रहते हो महज डेकोरेशन पीस है, नुमाइशी गुंडे हैं जो इमरजेंसी में किसी काम के नहीं। वहम है तेरा खामा ख्याली। मेरे निज़ाम में जो नुक्स थे वो मैंने दूर कर लिए हैं। अब आना कभी, जब आना हो तो पीछे खबर करके आना। जिस किसी को तेरी लाश क्लेम करनी होगी ना, उसे उस बाबत क्या करना होगा। और फ़ोन कट गया। विमल ने मोबाइल वापस जेब में रख लिया। इरफान ने कई क्षण हैरानी से उसकी तरफ देखा। उस दौरान विमल केवल मुस्कुराता रहा। मजाक मजाक किया बड़े मवाली से? मजाक नहीं किया, खाली मन में जो अंदेशा पसरा उसे दूर किया। बोले तो? अभी मैंने कहा था ना, 6 दिन खामोशी से गुजर गए थे। मैंने उसके बिसात पर अपनी कोई चाल नहीं चली थी। इससे नायक समझेगा कि मैं बम मारता था, खोखली धमकी देता था कि मैं 100 खोखा छीन लूँगा। मेरी इस कॉल के बहाने अब उसे खबर हो गई कि 100 खोखा छीनने की बात जो मैंने कही थी, मैं उसे भूल नहीं गया था। बंडल? नहीं बंडल, बड़ा मवाली चैलेंज करता था। अगर मैंने अपनी माँ का दूध पिया था तो मैं उससे 100 करोड़ छीन के दिखाऊं। अब मैं साबित करूं या ना करूं कि मैंने अपनी माँ का दूध पिया था। इरफान खामोश रहा। खालिद मिल गया, मेरे को उससे कोई काम की जानकारी हासिल हो गई तो बहुत जल्द नायक के खिलाफ मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। बाप खालिद को तो मैं ढूंढ के निकालूंगा, चाहे इसके लिए मेरे को कितने भी धक्के खाने पड़े। पर सोच लो, अभी औने पौने में तूने खुद अपनी ज़बान कबूल किया कि खालिद दूसरे पाले का सी रॉक एस्टेट का भीड़ू था। कैसे वो नायक के खिलाफ तेरे किसी काम आएगा? देखेंगे। अभी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बहुत अनिश्चित सा इरफान रुखसत हुआ। विमल की कॉल नायक ने अपने सिटी ऑफिस में अपने डिप्टी सोलंके की मौजूदगी में सुनी थी। कॉल के दौरान सोलंके गौर से अपने बॉस का चेहरा देख रहा था। छोटी सी कॉल के दौरान भी जिस पर एक रंग आता था और एक रंग जाता था। कॉल मुकम्मल हुई तो सोलंके ने सवालिया निगाह बॉस पर डाला। एक बात बता, उम्मीद के खिलाफ बिना भड़के नायक बोला। कोई फिरौती के लिए मेरा अगवा कर सकता है? नहीं, सोलंके पूरे विश्वास के साथ बोला। अव्वल तो अगवा ही नहीं कर सकता, किसी तरह ये करिश्मा कर भी दिखाए तो फिरौती वसूल नहीं कर सकता। उम्मीद करें कि कर सकता है। मुझे कितनी फिरौती के काबिल समझेगा? करोड़ों में पहुंचेगी सोच उसकी। अंदाज़न कहाँ तक? मसलन 100 करोड़ तक। सोलंके तत्काल संजीदा हुआ। ये बात आपके जहन में आई कैसे? नाहक तो नहीं आई। कैसे आई? नायक ने उसे सोहेल की कॉल के बारे में बताया। देवा रे, ऐसी दीदा दिलेरी? 100 करोड़ यूँ वसूल करेगा? हरगिज़ नहीं। तो फिर ऐसा क्यों कहा उसने? क्या ये वाहियात आइडिया सलकाया जिस पर वो अमल नहीं कर सकता था, जिस पर अमल करना उसकी फितरत में नहीं था? और कन्फ्यूज़न करने वाली बात ये है, आजकल ऐसी बातें बहुत हो रही हैं मेरे साथ जो कभी मुझे कन्फ्यूज़ करती हैं, कभी हैरान करती हैं और कभी फ़िक्र में डालती हैं। मसलन एक तो अभी बोली ही, एक और दुबई से माहाना रूटीन के तौर पर हमारा माल इधर पहुंचने की बाबत है। आप दहीशर वाले रूटीन की बात कर रहे हैं जहां हमें दुबई का स्मगलिंग का माल डिलीवर होता है? हाँ, उसमें फ़िक्र की क्या बात है ना फ़िक्र की बात। अब तक 13 बार हम माल के लिए उस रूट का इस्तेमाल कर चुके हैं,
एक ही सिलसिले को इतनी बार दोहराया जाना ठीक नहीं होता। कोई माल पर हाथ डाल सकता है, रोकड़ा झटक सकता है। कोई बहुत ही हौसलामंद हो तो क्यों नहीं, और कुछ नहीं तो यूँ 13 महीने से चला आ रहा सिलसिला किसी भड़वे की नज़र में आ सकता है, जो बड़े इनाम की उम्मीद के तौर पर मुखबरी कर सकता है। मुझे उम्मीद नहीं। कौन मुखबरी करेगा? सारा है कि गांव तो आपके एहसानों तले दबा है, आपका मुरीद है। कोई भारी भीड़ू, क्या पता लगता है भाई, क्या पता लगता है। इंसानी फितरत में बड़े झोल होते हैं, पता नहीं कब कौन क्या रुख अख्तियार कर ले, किस करवट जाकर बैठे। ठीक, आप इन बातों को बेहतर समझते हैं, तो क्या करेंगे? हिड़की वाले रूटीन की तब्दीली की बाबत दुबई फ़ोन करूँगा, शायद भाई कोई नया रास्ता सुझाएं। तब तक एक आखिरी बार वही पुरानी रूटीन। 17 तारीख को आने वाली खेप के बाद हम इस रूट का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे या 1 महीना मिस कर देंगे। ठीक है। सोलंकी सच पूछे तो मेरे मन में वहम बैठ गया है। मैं जल्द अज जल्द हिड़की वाले रूटीन से किनारा करना चाहता हूँ। वहाँ वाला काम बंद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बार तो 3 ही दिन बाकी हैं। 17 तारीख को मेरे ख्याल से आपको दुबई फ़ोन लगाने में देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि बिना टाइम ज़ाया किए अभी फ़ोन कर लो। नायक ने कुछ क्षण उस राय पर विचार किया, फिर सहमति में सा हिलाता हुआ अपने मोबाइल के हवाले हुआ। जल्दी ही वो मोबाइल से फारिग हुआ। भाई दुबई में नहीं है। उसके डिप्टी से बात हुई है, जो बोलता है कि भाई कॉल बैक करेगा। कहाँ से? मालूम नहीं, इस बाबत कुछ नहीं बोला वो, खाली यही बोला कि भाई कॉल बैक करेगा। करेगा? क्या पता, हमारा तो कोई जोर नहीं है उस पर। फिर ये काम इस बात पर भी मुनहसर है कि वो कहाँ है। इस बाबत तो डिप्टी ने पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। फिर तो इंतज़ार ही कीजिए कॉल बैक का। हाँ, बाय द वे, सोलंकी इस बार यूँ बोला जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो। कॉल ना आई तो क्या करेंगे? ये महीना मिस करेंगे या जो होता है होने देंगे? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर अनिश्चय के भाव साफ रूप से परिलक्षित हुए। अभी टाइम है, सोचूंगा इस बाबत। वो रहा। खालिद खड़ा पास आ जाने के लिए कैब की तलाश में था, जो कि उसे नहीं मिल रही थी। उस रोड पर लोकल बसों की आवाजाही थी, जो जाहिर करती थी कि आगे कहीं बस स्टैंड था। अब वो ये सोचकर फुटपाथ पर चला जा रहा था कि कैब ना मिली तो बस में सवार हो जाएगा। ब्रेकों की चरचराहट के साथ एक कार फुटपाथ के साथ लगकर खालिद के सामने रुकी, जिसमें से एक प्यादा आगे खालिद को पैदल चला जाता देखकर उत्तेजित भाव से चिल्लाया था। स्टीयरिंग के पीछे मौजूद प्यादे को छोड़कर शौकत और 2 प्यादे झपट कर कार से बाहर निकले और खालिद के सामने जा खड़े हुए। खालिद ने उन्हें देखा तो वो सर से पांव तक कांप गया। तत्काल उसने भाग निकलने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को 6 मजबूत हाथों की गिरफ्त में पाया। हाथ पांव झटकने बंद कर, अब शौकत बोला तो उसके लहजे में खालिद के लिए वो अदब नहीं था जो हमेशा होता था। फरार हो के तूने अपना तो कुछ सवारा नहीं, मेरी वाट लगवा दी। सोलंकी बाप मांगता है तेरे को अर्जेंट करके। अब मैं तेरे को वापस सोलंकी बाप के पास लेके चलता है, शायद मेरी गुनाह बख्शी हो जाए। पलक झपकते खालिद 2 प्यादों के बीच कार की पिछली सीट पर बैठा था। शौकत आगे ड्राइवर के साथ पैसेंजर सीट पर था और कार तौप से छूटे गोले की भांति सड़क पर उड़ी चली जा रही थी। दीपिका ने स्टाइलो यूनिसेक्स सैलून में उसके सीक्रेट विंग में हाजिरी भरी तो उसे आगे भीतर जाने से किसी ने नहीं रोका। अभी कल रात तो पप्पू के साथ वो वहाँ आई थी। अलबत्ता मेटल डिटेक्टर वाली सर्च की रूटीन से उसे फिर से गुजरना पड़ा, जो कोई बड़ी असुविधा नहीं थी। ग्राउंड फ्लोर का गार्ड पहले मैडम को उसकी आमद की खबर करने गया, फिर दूसरे फेरे में दीपिका को मैडम के बेडरूम में छोड़ के गया। मिस फ्लोरी मैडम तभी सोकर उठी थी और अभी बेड पर ही पोस्ट लंच झपकी के बाद के अलसाए मोड में थी। अभिवादन के बाद दीपिका ने उसे अपनी आमद की वजह बताई तो मैडम सहज भाव से बोली, जा ढूंढ ले, रूम अनलॉक्ड ही होता है। गार्ड रोकेगा तो नहीं? ऊपर इस वक्त गार्ड नहीं होता, नीचे वाले को बुला, मैं बोल देती हूँ। बढ़िया, न खुद साथ जा रही थी न साथ किसी को भेज रही थी, जबकि चाहती तो गार्ड को ही उसके साथ जाने का हुक्म दे सकती थी। सारे पड़ाव पार करके दीपिका बिना किसी मुश्किल के ऊपर पहुंच गई। पहली मंजिल उस खड़ी सुनसान थी। उसने सीधे पैसेज के सिरे वाले वाशरूम्स का रुख किया। एक में पहुंचकर उसने भीतर से दरवाज़ा बंद किया और फुर्ती से सलवार के नेफे में से सिल्क की पतली डोरी निकाली, जो लंबाई में 12 फुट के करीब थी।
खिड़की पर पहुंचकर उसने उसकी दोनों चिटकनियाँ गिराईं और सावधानी से खिड़की का एक पल्ला इतना अपनी तरफ खींचा कि उसका हाथ सलाखों तक पहुंचा था। हाथ सलाखों से बाहर निकालना ज़रूरी नहीं था। उसने उसके करीब से ही डोरी का सिरा सलाखों से पार पहुंचाया और डोरी को ढील देना शुरू कर दिया। डोरी को ढील देना उसने तभी बंद किया जब उसे आगे से थाम लिया गया। उस बात की तस्दीक के तौर पर डोरी को एक झटका लगा और फिर जब लगा कि उसके साथ वज़न बंधा था तो दूसरा झटका लगा। उसने डोरी वापस खींचनी शुरू कर दी। उसके साथ बंधी थैली जब सलाखों को आ लगी तो उसने हाथ बढ़ाकर थैली को थामा, सलाखों के बीच से गुजार कर उसे भीतर किया और उस पर से सिल्क की डोरी की गांठ खोली। थैली उसकी अपेक्षा से ज़्यादा भारी थी। वो सोचे बिना ना रह सके कि इतना भार किसी हैंडगन का तो होता नहीं, लेकिन ऐसा सोच में वक्त ज़ाया करने का वो मौका नहीं था। उसने डोरी की गांठ खोली, थैली को काबू में किया, डोरी को सलाखों से पार नीचे जहाँ गिरती थी गिर जाने दिया। थैली वाटरप्रूफ थी, मजबूती से बंद थी। कहाँ से बंद थी वो तुरंत नहीं जान सकी। उसने वैसी कोई कोशिश भी नहीं की। उसने कमोड के साथ जुड़े वाटर टैंक का ढक्कन उठाकर थैली को उसमें डाल दिया और ढक्कन सावधानी से यथापूर्वक सरका दिया। तब कहीं जाकर उसका ध्यान इस बात की ओर गया कि खिड़की तो उसने बंद ही नहीं की थी। मन ही मन खुद को कोसते हुए उसने खिड़की के दोनों पल्ले भिड़काकर उनमें चटकने चढ़ाई। उसने अपने चारों तरफ एक खोजी निगाह फिराई, फिर पूरी तरह से संतुष्ट होकर कि सब कुछ वैसा ही था जैसा उसे आगमन के वक्त पर मिला था, उसने आगे बढ़कर टॉयलेट का दरवाज़ा खोला। वो बाहर कदम रखने ही लगी थी कि थमक कर खड़ी हो गई। उसके सारे जिस्म में ठंडक की लहर दौड़ गई। उसे अपने चेहरे पर से खून निचोड़ता लगा। सामने मैडम खड़ी थी। खालिद को वापस नायक के भाईखला वाले ठिए पर लाया गया और उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए उसे पहली मंजिल के उसी कमरे में पहुंचाया गया जिसमें से वो फरार हुआ था। फिर नवीन सोलंके वहां पहुंचा तो पहले की तरह खालिद की उसके सामने पेशी हुई। सोलंके में कई क्षण खामोशी से उसकी तरफ देखा। खालिद उससे निगाह मिलाए ना रह सका। उसकी निगाह अपने आप झुक गई। वो बार बार थूक निकलने लगा। यहाँ से निकल भागा, बोले तो बहुत बड़ा काम किया, आखिर सोलंके सर्द लहजे से बोला। उसने बेचैनी से पहलू बदला। जवाब दे भाई, हाँ बोले तो शाबाशी ले और ना बोले तो पूछे कि अगली बार ये करतब कब करेगा। क्या? वो मैं मजबूर था, उसके होठों में बुदबुदाया। क्या मजबूरी थी? ऊंचा बोल, मिमिया नहीं, गरज बरज के बोल जैसा कि तेरा मिजाज मशहूर है। मेरे मगज़ में गिरफ्तारी का प्रेशर था। मेरे को साफ जान पड़ रहा था बाप कि तुम मेरे को अपने गैंग में पनाह नहीं देने वाला था। कैसे जान पड़ रहा था? जो तुम्हारे गैंग में वेलकम होता है वो क्या ताले में बंद रखा जाता है? शाना है काफ़ी। वो मैं इधर बंद था, यही काफ़ी सबूत था कि मेरी तुम्हारे पास, बोले तो नायक बाप के पास, कोई पूछ नहीं होने वाली थी। ये बात मेरे को परेशान करती थी, घबराहट में डालती थी और मैं यहाँ से किसी तरह निजात पाने के लिए उतावला उठा। आग लगा दी, जो फैल जाती तो सारी इमारत को जला डालती। फेंकने का नहीं बाप, फेंकने का नहीं, रिक्वेस्ट करके बोलता है। वो लोकल आग थी, इस कमरे के कोने से आग नहीं फैलने वाली थी। उसका मकसद कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था, सिर्फ दरवाजे का ताला खुलवाना था। और जो भीड़ू लोग ताला खुलने के बाद यहाँ पहुँचते उनका मेरी तरफ से ध्यान बटाना था। वो फैलने वाली आग होती तो साथ में मैं नहीं भून गया होता। वाकई शाना है। चलो, किसी प्रेशर में वो करतब किया, निकल भागा। दूसरे पाले में क्यों पहुंच गया? नहीं पहुंच गया? नहीं, बाक मत। चेतना चैम्बूर में इरफान से डायलॉग करता था या नहीं? इरफान मेरा फ्रेंड, पुराना फ्रेंड, तब का जब वो तुका के अंडर में चलता था। फ्रेंड से मिलता था? हाँ बाप। किस लिए? कूपर कंपाउंड गया होता जो कि इरफान का ठिया था, जहाँ की वो हमेशा पाया जाता है। या पुराने फ्रेंड की बाबत तेरे को इतना भी नहीं मालूम था? वो मेरे को बोला वो चैम्बूर रेलवे स्टेशन के करीब था, हम उधर कहीं मिल सकते थे। क्यों मिलना चाहता था? ऐसे ही। जो पुराने फ्रेंड काफ़ी टाइम से ना मिला, उससे मिलने के लिए कोई वजह थोड़ी ही चाहिए होती है। मगज़ तीखा है तेरा, खाली नशे में काम नहीं करता। कितनी जल्दी मुलाकात की वजह सूझ गई? खालिद खामोश रहा। पर वजह गलत है, फरेबी है। सोलंके का स्वर कर्कश हुआ। तू इरफान से उस रेस्टोरेंट में इसलिए मिला था क्योंकि बकौल खुद
तू मुलाकात के लिए कूपर कंपाउंड नहीं जाना चाहता था। तू इस बात से नहीं मुकर सकता क्योंकि चेतना चैम्बूर से तूने इरफान को कॉल लगाई थी और कहा था कि वो वहाँ आ जाता तो उसकी मेहरबानी होती। इरफान ने वो मेहरबानी की और ख़ास तेरे से मिलने वहाँ आया। पढ़, नो पढ़, मैंने बोला ना, तो इस बात से मुकर नहीं सकता। साले डेढ़ दिमाग। जब तू इरफान से मोबाइल पर बात करता था तब रेस्टोरेंट का मालिक सुल्तान मामू कान खड़े करके जो तू बोला वो सुनता था। अभी क्या मैं तेरे को ले जाके सुल्तान मामू के सामने खड़े करूं तो ये बात कबूल करेगा? खालिद से जवाब देते ना बना। अपने एकाएक सूखे आए होठों पर ज़बान फिरने लगा। तेरे को सी रॉक स्टेट से बाहर किया गया। तू हमारे गैंग में एंट्री ट्राई करता था, जो तेरे को हासिल होती ना लगी तो तू साला थाली का बैगन कूपर कंपाउंड में पनाह पाने की खातिर अपने वाकिफ, तेरी ज़बान में पुराने दोस्त इरफान के पिछवाड़े में घुसता था। अभी मेरा मुंह पकड़ साले बेतौले बाज, बोल कि मैं गलत बोला। अब मैं बोलेगा तो तुम यकीन कर लेगा? हाँ, छोड़ देगा फिर? अरे डम डम, हम तेरे को छोड़ ही देने वाले थे, पर तू साले उतावले ने निकल भागने की जुगत करके हमारा मुंह चिढ़ाया, इसलिए तुझे वापस पकड़ना मैंने मंगवाया। अंडरवर्ल्ड में तेरे बारे में फैलाना पड़ा, जिसका नतीजा इत्तेफाक से जल्दी निकला। अब तू फिर वहीं मौजूद है जहाँ से फरार हुआ था। पर बाप, तुम बोला ना मेरे को छोड़ ही देने वाले थे। खालिद का स्वर बेचैन हुआ। बोला बराबर, पर इतना हमें फिर भी मालूम होना मांगता है कि कूपर कंपाउंड के लिए एकाएक तू इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो उठा है? इरफान अली वहाँ से 4 किलोमीटर दूर चल के तेरे से मिलने आया। अब खबरदार, जो पुराना फ्रेंड की दुहाई दी। पुराना फ्रेंड यहाँ से फरार होने के बाद ही क्यों तुझे इतनी शिद्दत से याद आया? क्यों तू उसके साथ उसके ठिये से दूर खुफिया मीटिंग करता था? साले श्याने, जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती तू यहीं रहेगा और इस बार फरार भी नहीं हो पाएगा। ये जुर्म है। फरार होने की तेरी करतूत के लिहाज से कोई जुर्म नहीं। तू हमारे किसी काम का नहीं था। हम तेरे को छोड़ ही देने वाले थे, लेकिन अब नहीं। तू हमारे काम का नहीं, लेकिन लगता है कि कूपर कंपाउंड के काम का है। जब तक हमारी पकड़ में ना आ जाए कि तू उनके किस काम का है, तब तक तुझे यहाँ से रिहा नहीं किया जाएगा। फिर खालिद की तरफ से मुंह फेरते हुए वो करीब खड़े शौकत की तरफ घूमा। अगर इस बार इसकी निगाह बीनी में कोई कोताही हुई तो मैं खुद तेरे को गोटी से लटकाऊंगा। याद रखना मेरी बात, औरों को भी याद रखवाना। अभी चाहता हूँ। यहाँ क्या कर रही है? दीपिका से तुरंत जवाब देते ना बना। मैडम से एकाएक टकराव ने उसे सन्नाटे में ला दिया। अरे मैं तुझसे पूछ रही हूँ। वो मैं वॉशरूम में। बाली मिली? बाली? हाँ, जिसकी तलाश थी। अच्छा वो, हाँ मिली। उसने अपने हैंडबैग में से निकाल कर बाली उसके सामने की। मैडम ने उसके हाथ से बाली लिया, कुछ क्षण उसे परखा। कहाँ मिली? बेडरूम में। वहाँ तो मिलनी ही थी। जब उसकी तलाशी में वहाँ गई थी तो वहाँ तो मिलनी ही थी। वहाँ कहाँ मिली? वो सोफ़े के नीचे से। वहाँ कैसे पहुँच गई? क्या पता, मेरे को तो वहीं मिली। कमाल है, रात को सोफ़े के नीचे क्या काम था तेरा? बेड पर मिलती या बेड के नीचे मिलती? अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को वहाँ मिली। पाँव लगा होगा, शायद हिल उल गई होगी। हाँ शायद। भारी है, 15 ग्राम की होगी। नहीं, 10 ग्राम की। तो भी कम नहीं। ना मिलती तो बड़ा नुकसान होता तेरा। दूसरी कहाँ है? दीपिका ने बैग में से निकाल कर दूसरी भी पेश की। तो पहनी क्यों नहीं? टॉप्स है ना कानों में। अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मैडम ने कुछ क्षण दोनों को अपने हाथ में तोला, परखा। बाजू हट। गहन सस्पेंस के हवाले दीपिका ने आदेश का पालन किया। मैडम वॉशरूम में दाखिल हुई और जाकर वॉश बेसिन के ऊपर लगे शीशे के सामने खड़ी हुई। उसने बालियाँ अपने कानों से लगाकर शीशे में अपनी शक्ल देखी। उस प्रक्रिया के दौरान उसने ये भी देखा कि वॉश बेसिन तो बिल्कुल सूखा था और बाजू में लटका हैंड टॉवल भी खुश्क था। बिल्कुल नहीं लगता था कि उसे छुआ भी गया था। वॉश बेसिन के नीचे डस्टबिन था, उसमें एक भी यूज्ड टिश्यू पेपर भी नहीं था। वो शीशे के सामने से हटी और वापस घूमी। उसने दोनों बालियाँ दीपिका को थमाई। अच्छी हैं, अपनी कीमती चीज़ों को संभाल कर रखा कर। हाँ, यही करती हूँ, पहली बार ऐसा हुआ। दीपिका नर्वस सी होकर बोली। रात वाले पप्पू ने ज़्यादा बेरहमी से झिंझोड़ा? दीपिका खामोश रही।
वैसे उस बेडरूम में अटैच बाथ था, तेरे को मालूम नहीं था? मालूम था। तो यहाँ क्या कर रही थी? वो क्या है कि मैं रूम से निकल आई थी तो ख्याल आया। इसे रूम में लौटने की जगह यहाँ चली आई? हाँ। मालूम था कि यहाँ वॉशरूम था? लगा था। जाके देखा तो वॉशरूम निकला। हाँ। तो हकला क्यों रही है? क्या मैं तो नहीं हकला रही? अब नहीं हकला रही, वॉशरूम में किस ज़रूरत के तहत गई थी? क्या बोला? मैं पूछ रही हूँ, वॉशरूम तेरे को क्यों जाना पड़ा? क्या किया था तूने वहाँ जाकर? ना तो वॉश बेसिन का नल चलाया, ना टॉवल को हाथ लगाया, ना कोई पेपर टिश्यू तूने इस्तेमाल किया। दीपिका ने बेचैनी से पहलू बदला। दे जवाब। ओह, तो ये बात है, मेरे पर शक कर रही हो आप? जवाब दे। लेडीज़ के वॉशरूम में कभी और भी काम होते हैं? होते हैं। तुझे कौन सा काम था? वो मैं अपने कपड़े सही कर रही थी। ये मेरे अंडरगारमेंट्स मैंने फ़र्स्ट टाइम पहने थे, बड़े सही नहीं थे, तो इनकी फ़िटिंग ठीक कर रही थी। यहाँ वॉशरूम में आकर कपड़ों को ठीक किया। अब आई आपको बात समझ में, मिस फ्लोरी मैडम? मैडम की तब तक तंगई त्योरी धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी थी। फिर एकाएक वो मुस्कुराए। हाँ, हम औरतों की यही प्रॉब्लम है, हमारे काम प्राइवेट में ही होने होते हैं। किसी मर्द को अपना कोई कपड़ा ठीक करना हो तो उसे बाथरूम नहीं जाना पड़ता। चल कोई नहीं। दीपिका की जान में जान आई। शाम ढले 9 बजे के करीब विमल वर्धमान चौक पहुंचा। उस घड़ी मोटे तौर पर उसने का मेकअप वही था जो उसने सोमवार रात को कोलाबा वाले ठिए पर हाजिरी भरने के लिए अपनाया था। जो चंद तब्दीलियां उसने फिर भी की थीं वो थीं। अब तोंद निकली हुई थी जो लेटेक्स रबर और कॉर्सेट की मदद से बनाई गई थी। सिर पर अब काले सफ़ेद खिचड़ी बालों का विग नहीं था। उसकी जगह असली बालों को बिना मांग के पीछे की तरफ कंघी करके जेल की मदद से कंट्रोल किया गया था और पीछे गुद्दी पर रबर बैंड से बांधे बालों की चोटी थी जो कि शाहरुख खान द्वारा प्रचलित किया गया आधुनिकतम फैशन था। पैंट नीली थी, कोट काला था। जो जूते चार को लंगड़ी बनाते थे वो उसने नॉर्मल चमचम करते काले जूतों से बदल लिए थे, लेकिन उनकी हील्स ऐसी ही थीं। वो अपनी नॉर्मल कद से 2.5 इंच लंबा जान पड़ता था। पाइप का त्याग कर दिया था और उसकी जगह वो मशीनी अंदाज से च्युइंगम चबाने लगा था। अब नाक के सींग के फ्रेम की जगह क्रिश्चियन डियोर के शरबती लेंसों वाला गॉगल्स ने ले ली थी। वहाँ पहुँचने से पहले उसने करीबी बार में एक पैक विस्की हासिल की थी, जिसको पीते वक्त कुछ छींटे उसने अपनी ड्रेस पर भी उड़ाए थे। खुद को नशे में साबित करने के लिए उसे इतना उपक्रम काफ़ी समझा था। उसने स्टाइलो यूनिसेक्स सैलून के ग्लास डोर को धकेला और जगमग करते सैलून में भीतर कदम रखा। उसने एक निगाह भीतर मेल सेक्शन में दौड़ाई जो कि सैलून के फ्रंट में था। बैक में लेडीज़ सेक्शन था जो उस घड़ी लगभग खाली था। वो आगे बढ़ा और एक बार चेयर पर यूं ढेर हुआ जैसे अपना बैलेंस बनाए रखने में दिक्कत महसूस कर रहा हो। बड़े नुमाइशी अंदाज से वो सामने लगे विशाल शीशे में अपनी सूरत निहारने लगा और बाल संवारने लगा। डॉक्टरों जैसी आधी बाह का कॉटन का सफ़ेद कोटधारी कारीगर उसके करीब पहुंचा। कटिंग सर? मत मारी तेरी। आया बड्डा कटिंग सर। सॉरी सर, आई वांट हैंडीक्योर एंड फुट्टीक्योर। यू मीन सर मैनिक्योर एंड पेडिक्योर? ए, डोंट करेक्ट मी, आई मीन व्हाट आई सेड। सॉरी सर। नो मैनिक्योर, गल्लीक्योर, पेडिक्योर, शेडिक्योर, अंडरस्टैंड? हाँ, आई डू नाउ सर। आप मेरे साथ आइए। कहाँ? क्यों? जो सर्विस आप चाहते हैं उसका दूसरी जगह इंतज़ाम है। ओह, दूसरी जगह इंतज़ाम? खामा खा यहाँ बैठ गया। चल भाई, लीड कर। सर। सफ़ेद कोट के पीछे चलते विमल ने सैलून के हॉल को पार किया। आगे एक शनील का पर्दा था जिस पर पहुंचने से पहले ही सफ़ेद कोट ठिठक गया। पर्दे के पीछे एक बंद दरवाज़ा है। वो विमल की तरफ घूमकर धीमे राजराना लहजे से बोला। बंद बोला? ओए बंद, मेरे किस काम का? सर आप जाइए तो सही, अपने आप खुल जाएगा। ओह, मैं पहुंचूंगा तो खुल जाएगा? यानी कोई ऑटोमेटिक इंतज़ाम है? सर प्लीज़ गो अहेड। ओए होए, जाता हूँ, गो अहेड। अब आगे तो बोल। आगे तो आप चाहते हैं, जो आपको अपने आप हासिल हो जाएगा। गुड, शुक्रिया। सफ़ेद कोट बिना फिर बोले वापस चला गया। विमल ने पर्दे के पीछे जाके बंद दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। उसने भीतर दाखिल होकर पीछे दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की तो दरवाज़ा पहले ही बेआवाज़ अपने आप बंद होने लगा। उसने वापस घूमकर आगे निगाह डाली।
वो उस घड़ी एक छोटे से कमरे में था जिसमें पल्ली दीवार के करीब एक मेज़ कुर्सी लगा एक आदमी बैठा था। साफ जाहिर हो रहा था कि उसके पीछे के इलेक्ट्रॉनिकी कंट्रोल दरवाजे का कंट्रोल उसके काबू में था, और वो इंतज़ाम इसलिए था कि सैलून का कोई भूला भटका कस्टमर भीतर ना चला आता। विमल मेज़ से आधे रास्ते में था कि वो आदमी उठ खड़ा हुआ और विमल को साथ आने का इशारा करता एक तरफ बढ़ा। विमल खामोशी से उसके पीछे हो लिया। उस आदमी ने गलियारे में कदम रखा और आगे बीच गलियारे में ठिठक गया। वहाँ एक बंद दरवाज़ा था जो उसने खोला तो विमल को उसके पास सीढ़ियों का धाना दिखाई दिया। उसने खामोशी से सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। विमल आगे पहुँचा। उसने संदिग्ध भाव से सीढ़ियों की तरफ देखा और फिर बोला, नाउ व्हाट? गो डाउनस्टेयर्स सर, यू विल बी रिसीव्ड। गुड गुड। विमल खामोशी से सीढ़ियाँ उतर गया। अब वो सैलून के बेसमेंट में था। वहाँ नीम अंधेरा क्या, इतनी कम रोशनी थी कि एक एक कदम फूक फूक कर रखने की ज़रूरत थी। आगे एक रोशनी का ज़रिया था, लेकिन वो उतना ही एरिया रोशन कर रहा था जितने में इलेक्ट्रॉनिक मेटल डिटेक्टर डोर फ्रेम स्थापित था। वो वहाँ पहुँचा तो उसे एहसास हुआ कि अब वो दूसरी इमारत की बेसमेंट में था। डोर फ्रेम की परली तरफ हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर थामे एक कठोर चेहरे वाले सिक्योरिटी गार्ड्स जैसे वर्दी पहने व्यक्ति खड़ा उसका ही इंतज़ार कर रहा था। उसने एक कदम परे कमांडो जैसे वर्दी और टोपी पहने और गले में स्टिंगन लटकाए हिंसक शक्ल वाले दो आदमी खड़े थे, जिनकी घाघ जैसी निगाह विमल पर टिकी हुई थी। विमल ने बढ़ के डोर फ्रेम में कदम रखा था तो अलार्म बज उठा। पहले से ही सावधान कमांडोज का जैसे कोई अतिरिक्त स्विच ऑन हुआ। बिजली की फुर्ती से उन्होंने स्टिंगन ऊंची की और विमल की ओर तान दी। विमल ने बौखलाने का अभिनय किया। प्लीज़ टेक 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। वर्दी भी कमांडोज जैसी शक्ल बनाता सख्ती से बोला। हाँ, छठिया था। बार्बर, क्लर्क, गार्ड सब अंग्रेजी बोलते थे। विमल आगे बढ़कर वर्दी के सामने जा खड़ा हुआ। रेज योर हैंड्स प्लीज़। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। वर्दी ने उसके जिस्म पर मेटल डिटेक्टर फिराना शुरू किया। जो मिडिल में पहुंचा तो अलार्म फिर बजा। उसने डिटेक्टर ऊंचा करके फिर नीचा किया तो अलार्म की बीप फिर शुरू हुई। उसका हाथ ठिठक गया। देयर इज़ समथिंग मेटेलिक इन योर पॉकेट। क्या बोला? क्या कोई मेटेलिक चीज़ है आपकी जेब में? विमल अपनी जेबें टटोलने लगा। जानबूझकर उसने अपनी कोट की दाईं जेब में आखिर में हाथ डाला, जिसमें खुद उसने एक जंप क्लिप रखा था। उसने क्लिप निकालकर हाथ में लिया और हाथ ऊंचा करके क्लिप वर्दी को दिखाया। वर्दी ने एक उड़ती निगाह उठे हुए हाथ पर डाली और मेटल डिटेक्टर फिर उसके जिस्म पर फिराया। अलार्म फिर नहीं बजा। आखिर उसका डिटेक्टर वाला हाथ नीचे हुआ तो वो विमल से एकदम परे हट गया। स्टिंग गन भी झुक गई। वर्दी ने विमल को आगे बढ़ने का इशारा किया। इशारे पर अमल करने से पहले विमल ने पेपर क्लिप स्टूल पर रख दिया। पता नहीं माईवा कहाँ से जेब में आ गिर गया। मैं शर्माना सी पेपर क्लिप जेब में लाने का मकसद सुरक्षा की चौकसी चेक करना था, जो कि अत्यंत चौकस सिद्ध हुई थी। एक मामूली क्लिप भी चेकिंग में छुपा नहीं रह सका था, तो गन साथ लाने में कामयाब हो जाना बिल्कुल सपना था। अब प्रत्यक्ष था कि वहाँ हर मामले में बाकमाल मुस्तैदी बरती जाती थी। मेटल डिटेक्टर जुदा मसला था। कोई छोटी मोटी गलत हरकत भी वहाँ निगाह से चूक वाली नहीं थी। वर्दी ने कमांडोज को इशारा किया। जवाब में कमांडो ने भीतर का रुख किया और विमल को साथ आने का इशारा किया। तत्काल विमल कमांडो के पीछे चलने लगा। आगे जहाँ वो विमल को लेकर गया वहाँ एक लिफ्ट थी। विमल के लिए जिसका उसने कॉल बटन दबाया, लिफ्ट वहीं खड़ी थी। दरवाज़ा फ़ौरन खुला। उसने विमल को भीतर दाखिल होने के लिए आमंत्रित किया। विमल ने लिफ्ट में कदम रखा तो वो भी भीतर दाखिल हुआ। उसने पैनल पर का अप बटन दबाया और परे हट गया। तत्काल दरवाज़ा बंद हो गया। लिफ्ट खामोशी से ऊपर सरकने लगी, फिर जल्दी ही रुकी। दरवाज़ा खुला। कमांडो ने विमल को बाहर निकलने का इशारा किया। बाहर एक स्टूल पर एक सशस्त्र गार्ड बैठा था, जो लिफ्ट का दरवाज़ा खुलना शुरू होते ही उछल कर खड़ा हो गया था। कमांडो ने जिसकी तवज्जो विमल की तरफ दिलाई। विमल ने बाहर कदम रखा तो उसने खुद को लाउंज की जगमग में शरीक पाया। उसके पीछे लिफ्ट का दरवाज़ा खामोशी से बंद हो गया। सामान पहुंचाकर कमांडो वापस जा रहा था। अब विमल उनके बड़े हालिया और खुफिया कैट हाउस के भीतर था। लिफ्ट के सामने भी एक इलेक्ट्रॉनिक मेटल फ्रेम था। गार्ड ने उसे उसमें से गुजरने का इशारा किया।
विमल निर्विघ्न पार पहुंचा। नीचे इतनी सख्त चेकिंग के बाद उस मेटल फ्रेम की वहां मौजूदगी गैर ज़रूरी थी, लेकिन शायद सख्त और खबरदार सिक्योरिटी अरेंजमेंट उसी को कहते थे। सो फार सो गुड, वो मन ही मन बोला। आगे रब रखा। वेलकम सर। परे रिसेप्शन डेस्क के पीछे बैठी मैडम जबरन मुस्कुराती बोली, प्लीज़ स्टेप फॉरवर्ड। विमल जानबूझकर बहकी चाल चलता, चिंगम चबाता डेस्क के सामने पहुंचा। फर्स्ट टाइम आए सर? इस टीए पर पहली बार आया सोन्यो। हुन बोलो, मैं पहला। क्या बोला सर? आई एम द फर्स्ट कस्टमर। हो दैट, यस सर, यू आर द फर्स्ट। क्यों पूछता है तो? आई वांट 100% चॉइस। यू विल गेट सर। यू श्योर आर द फर्स्ट ऑफ दिस इवनिंग? वदिया, I mean good. We open at 7, you know. I know, and 10 and 11. Ha ha, joke मारा। I am very fond of killing jokes. फिर उसने भेस बदले विमल से उसकी पसंद पूछी और उसके बाद उस घड़ी लिफ्ट के करीब खड़े गार्ड को इशारे से पास बुलाया। उसके कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। सहमति में सर हिलाता गार्ड भीतर के एक दरवाजे की ओर बढ़ चला। वो बंद दरवाज़ा था जिसे खोलकर वो उसके पीछे गायब हो गया। 1 मिनट बाद वो बाहर निकला और लाउंज पार करके वापस लिफ्ट के करीब जा खड़ा हुआ। विमल इंतज़ार करने लगा। मैडम अब खामोश थी। 1 मिनट बाद भीतरी दरवाज़ा खुला और एक के बाद एक 8 लड़कियों ने बाहर कदम रखा। कस्टमर की इंस्पेक्शन और चॉइस के लिए आजू बाजू खड़ी हो गई। विमल ने बेचैन भाव से उनकी सूरतों पर निगाह दौड़ाई और फिर मन ही मन चैन की सांस ली। पुणे के बिल्डर की बेटी उनमें थी। वो दरवाजे की ओर से पहली थी। सलवार कमीज़ पहनी थी और गले में लटके दुपट्टे को नर्वस भाव से अपने उंगलियों में मरोड़ रही थी। उसकी कोशिश थी कि वो बाजू की लड़की की पीठ पीछे छुप जाती, लेकिन बाजू वाली लड़की उसकी वो कोशिश कामयाब नहीं होने दे रही थी। एक बार तो उसने उसकी बाँह पकड़कर उसे ऐसा करने से रोका, उस पर आंखें तरेरी। विमल कुछ क्षण सोचने विचारने का अभिनय किया, फिर निर्णायक भाव से बोला, फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट। श्योर? मैडम ने पूछा। यस, वेरी। अपना लाइक रिवाइज करना मांगता? नहीं। मैडम ने बाकी लड़कियों को इशारा किया। वो सब खामोशी से कदम बढ़ाती वापस चली गई। पीछे सहमी सकुचाती अनन्या खड़ी रही। शी इज़ अ प्रॉब्लम किड, मैडम धीरे से बोली। अभी नवा है, इधर के मिजाज में एडजस्ट होने में से टाइम लगेगा। मैंने भी ताड़ लिया था कि नहीं थी, तभी तो से चुना। हैंडल कर लेगा तुम? बिला शक, मुझे मुश्किल से दूध देने वाली गायों को हैंडल करने का पुराना तजुर्बा है। कोई प्रॉब्लम करे तो आई विल ऑफर रिप्लेसमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं सोनियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहुंचाओ जहां पहुंचना है। यस, इन अ मोमेंट। पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करेंगे? यस, बट विद पुअर मैन्स क्रेडिट कार्ड। व्हाट्स दैट? दिस। विमल ने 500 के नोटों के गड्डी टेबल के पर उसके सामने उछाल दी। ओह, उसने नए नोटों पर निगाह डाली तो बोली, सर यू डू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। उसने परे जा खड़े हुए गार्ड को फिर इशारा किया। गार्ड ने उठकर लिफ्ट का बटन दबाया। दरवाज़ा तत्काल खुला क्योंकि लिफ्ट वहीं खड़ी थी। मैडम ने अनन्या को इशारा किया। अनन्या अपनी जगह से ना हिली। उसके चेहरे पर दहशत के ऐसे गहन भाव थे कि विमल पसीजे बिना नहीं रह सका। बड़ी मुश्किल से उसने उस वक्त के अपने मिजाज पर काबू पाया। मैडम नाराज शक्ल बनाए अपने स्थान से उठी, लंबे डग भरती अनन्या के करीब पहुंची और जबरन उसे लिफ्ट की ओर चलाने लगी। हॉली हॉली सोनिया, हॉली, इजी डज इट। मैडम उसके कही की ओर तवज्जो देती न लगी। उसने लड़की को जबरन लिफ्ट में धकेला और पहले विमल को और फिर गार्ड को इशारा किया। विमल लिफ्ट में दाखिल हो गया। गार्ड ने भी भीतर कदम रखा और मुनासिब कॉल बटन दबाया। लिफ्ट का दरवाज़ा पहली मंजिल पर खुला तो गार्ड ने बाहर कदम रखा और उन्हें रास्ता दिखाने के अंदाज से उनसे पहले आगे बढ़ा। उसके पीछे चलते वो दोनों एक लंबे गलियारे में पहुंचे। गार्ड एक बंद दरवाजे के आगे ठिठका। इधर टॉयलेट कहाँ है? विमल ने पूछा। गार्ड ने गलियारे के दूसरी ओर इशारा किया। दूर है, मैंने घूंट ज़्यादा लगाया होने की वजह से प्रॉब्लम है। टॉयलेट छेती जाना पड़ सकता है। नहीं समझा तो समझ, अर्जेंसी हो सकती है। कोई करीब की जगह दिखा। गार्ड ने उनसे गलियारे के सिरे के बंद दरवाजे पर पहुंचाया और उनके लिए क्यूबिकल का दरवाज़ा खोला और भीतर की बत्ती पंखा ऑन किया। एसी भी है सर, ऑन करूं? नहीं,
ज़रूरत होगी तो कर लूँगा। कोई ज़रूरत हो तो उधर कॉल बेल। वदिया। विमल ने उसे 100 का नोट थमाया। हुंटल। गार्ड सलाम करके चला गया। तब तक वो दोनों क्यूबिकल के भीतर थे। विमल ने युवती को परे बैठने का इशारा किया और खुद कान खड़े किए दरवाजे पर ही खड़ा रहा। कुछ क्षण गलियारे में पड़ते कदमों की आवाज़ उसे सुनाई दी, फिर खामोशी छा गई। वो वापस युवती के पास लौटा जो सकुचाई सी, खौफ खाई सी बैठ के किनार पर बैठी क्या हुई थी, बस टिकी हुई थी। घबराने की जोर नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ हूँ, तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ आया हूँ। युवती ने धमक कर सर उठाया। तुम्हारा नाम अनन्या है? मुंबई में पढ़ती हो? एक शाम हॉस्टल से निकली थी तो तुम्हारे साथ वो नामुराद वाक़या हुआ था जिसके नतीजे के तौर पर तुम यहाँ हो। पुणे के बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर जगत प्रकाश गोयल उर्फ जेपी साहब की बेटी हो ना? तुम्हारी फिक्र में अधमरे हुए जा रहे हैं। इतना काफ़ी है या अभी और आगे बढ़ूँ? उसके चेहरे पर गहन असमंजस के भाव आए। उसने बोलने की कोशिश की लेकिन मुंह से आवाज़ ना निकली, केवल होठ फड़फड़ा कर रह गए। ये अपनी 2 तस्वीरें देखो। ये मुझे मंगलवार को तुम्हारे पिता से तब हासिल हुई थी जब मैं शिवाजी नगर में तुम्हारे आवास पर उनसे मिला था। ये तस्वीरें मुझे तुम्हारे पिता के अलावा कहीं से हासिल नहीं हो सकती थी, या हो सकती थी? मशीनी अंदाज में उसने नामे सर हिलाया। जेपी साहब ने मुझे 20-25 तस्वीरों में से चॉइस दी थी, जिनमें से मैंने ये 2 छांटी थी। पापा ने खींची थी। गुड, अब बोलो, यकीन आया मैं तुम्हारी तरफ हूँ? इस बार मजबूती से उसने सर हामी में हिलाया। मुझे इस नरक से निजात दिला दोगे? फिर कांपती आवाज़ में वो बोली, इसी काम के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं नहीं जानता अगवा के बाद से तुम्हारे साथ क्या बीती, लेकिन जो बीती उसे एक बुरा सपना जानकर भुला दो। मेरा यकीन जानो, अगले 12 घंटों में तुम अपने पिता से गले मिल रही होंगी। मुझे यकीन है, हाँ, मेरे लिए भगवान का अवतार बनकर आए हैं। फिर भी मैं पूछती हूँ, आप कौन हैं? मैं एक इंसान हूँ जो इस वक्त जो कर रहा हूँ 2 जहाँ के मालिक के हुक्म पर कर रहा हूँ। अब वक्त जाया करना गलत होगा। तुम टिक के यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर के लिए। ओके, रुको। उसका सर स्वयं सहमति में हिला। विमल ने क्यूबिकल से बाहर कदम रखा। उसके अपेक्षानुसार खामोश गलियारा खाली था। वो लपक कर दीपिका द्वारा बताए गए वॉशरूम में पहुंचा। वहाँ कमोड के वाटर टैंक में मौजूद खुफिया सामान की बाबत उसे कोई अंदेशा नहीं था। वो सामान पकड़ में आ चुका होता तो वहाँ के बंदोबस्त का मिजाज कुछ और ही होता। ठिया वक्ती तौर पर बंद भी कर दिया गया होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। उसने कमोड पर पहुंचकर उसके वाटर टैंक का ढक्कन उठाया और उसमें से वाटरप्रूफ थैली बरामद की। थैली पर बड़े खुफिया तरीके से जिप लगी हुई थी, अब वो भी वाटरप्रूफ थी। उसने जिप खोलकर उसमें से एक शॉर्ट बैरल पिस्टल, एक एक्स्ट्रा बुलेट क्लिप, एक उस गन को माफिक आने वाला साइलेंसर और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया। हैंड ग्रेनेड और बुलेट क्लिप को उसने कोट की बाईं जेब के हवाले किया और गन की नाल पर साइलेंसर चढ़ाकर उसने दाईं जेब में स्थान दिया। साइलेंसर लगने से नाल लंबी हो गई थी, जिसकी वजह से गन की मूठ जेब से बाहर झलकने लगी थी, तो जो कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि आखिर तो उसके हाथ ने मूठ पर ही होना था। थैली के आखिरी आइटम एक सेलोटेप का बड़ा 2 इंच चौड़ा रोल था, जिसने पैंट की जेब में मुकाम पाया। तुरंत वो वापस अनन्या के पास लौटा। अनन्या ने बड़ी बेचैनी से सर उठाकर उसकी ओर देखा। यहाँ का हर इंतज़ाम टेम्प्रेरी और शॉर्ट हैंडेड जान पड़ता है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं कॉल बेल बजाऊँगा तो गार्ड यहाँ आएगा, देखते हैं। उसने 2 बार कॉल बेल का बटन दबाया। गार्ड ही वहाँ पहुँचा। अपनी दाईं जेब में हाथ डाले विमल उसे क्यूबिकल की चौखट पर मिला। हमें मैडम के पास लेके चल, विमल ने गुस्साई शक्ल बनाते हुए आदेश दिया। गार्ड ने उसके पीछे बेड पर बैठी लड़की पर एक उड़ती निगाह डाली। परेशान किया? बहुत। माहिवा कोई नखरा झेलने के लिए यहाँ आता है, वो भी इतनी बड़ी रकम खर्च करके। पकड़ से। आप ही कहते थे कि आपको मुश्किल से दूध देने वाली गायों को हैंडल करने का पुराना तजुर्बा था। अच्छा, सुना तूने? वो इत्तेफाक से। अब इत्तेफाक की बत्ती बनाओ, इसे पकड़ अभी। उसने भीतर कदम डाला और विमल के पहलू से गुजरकर आगे बढ़ा। तत्काल विमल ने गन को नाल की तरफ से थामकर उसके मूठ पर भरपूर प्रहार उसकी खोपड़ी पर किया। गार्ड के मुंह से करहा भी ना निकली और वो निशब्द कारपेट पीछे फर्श पर ढेर हो गया। विमल ने करीब जाकर तस्दीक की कि उसकी चेतना लुप्त हो चुकी थी। फिर सेलो टेप की सहायता से उसके टखने आपस में जकड़े, हाथ पीठ पीछे कलाइयों पर टेप लपेट कर बांधे।
आखिर में टेप की एक बड़ी पट्टी फाड़ कर उसके मुंह पर थोपी। अब वो जल्दी होश में भी आ जाता तो किसी काम का नहीं था। उसने उसका मोबाइल काबू में किया, उसका सिम निकाल कर मोबाइल उसकी छाती पर उछाल दिया। फिर उसकी गन उसके बेल्ट हॉल्स्टर से खींची और उसे लड़की की ओर बढ़ाया। उसने झिझकते हुए गन हाथ में ली। मैं नहीं चला सकती। अभी तो खाली हाथ में पकड़ो जैसे पकड़ी जाती है, हाथ मूठ पर, तर्जनी उंगली ट्रिगर पर। पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, इतना तो कर ही सकती हो। अपने गन वाले हाथ पर दुपट्टा लपेट कर रखना और उसे कूल्हे की ओट में रखने की कोशिश करना। यकीन जानो, तुम्हें गन चलानी पड़े ऐसी नौबत नहीं आएगी। फिर भी अगर आ जाए तो सामने जो निशाने पर हो रुख उसकी तरफ करना और ट्रिगर खींच लेना। ऐसा करते हुए बाहाँ पर थोड़ा झटका लगेगा, उसके लिए तैयार रहना। आज़ादी की ये कोई बड़ी कीमत नहीं, इसलिए ये ना कहना कि मेरे से नहीं होगा। उसने हिचकिचाते हुए गर्दन हिलाई। मुंह से बोलो। हाँ हाँ। स्पीक विद कन्विक्शन। हाँ, दैट्स बेटर। आओ चलें। वो विमल के साथ होली। दोनों बाहर निकले तो विमल ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। उसके ऑटोमेटिक लॉक में मौजूद चाबी वापस निकाली तो लॉक लग गया। चाबी सिर्फ खोलने के काम आती थी। दोनों ने लंबा गलियारा पार किया और लिफ्ट में सवार होकर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे। लिफ्ट का दरवाज़ा खुले ही मैडम की तवज्जो उनकी तरफ हुई। विमल लिफ्ट से निकलकर तत्काल उसकी तरफ बढ़ा। अनन्या उससे परे हो गई। क्या हुआ? माथे पर बल डालती मैडम बोली। तुम्हें मालूम है क्या हुआ? आई वांट यू बट। गार्ड किधर है? आता है, टॉयलेट गया। इडियट, टॉयलेट इधर भी तो है, उसे तुम्हारे साथ होना था। मैं फ़ोन करती हूँ। तुरंत उसके हाथ में मोबाइल दिखाई दिया। तब तक विमल उसके सर पर पहुँच चुका था। मत करना, जवाब नहीं मिलेगा। कौन बोला? अभी तो मैं ही बोला। मेरा कहाँ कहीं सुनाई देता तो। विमल ने गन निकाल कर नाल उसकी कनपट्टी से सटाई। ये दुआ करो कि ना बोले। मैडम ने गन का कोई रौब खाया हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा। उल्टे वो भड़क पड़े। यू स्टूपिड फूल, हाउ डेयर्ड यू। विमल ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। वो फ़ोन उस प्रकार का था कि जिसका सिम आसानी से नहीं निकाला जा सकता था। उसने फ़ोन को अपने कोट के ऊपरी जेब में रख लिया। लड़कियों के पास मोबाइल होने का कोई मतलब ही नहीं होता तो पता नहीं कितनी बार पुलिस का नंबर बजा चुकी होती। कोई वार्निंग का बटन दबाना हो, विमल बोला, तो बेशक दबाना। ब्लडी डमडम, जानता नहीं किधर पंगा लेता है, जानता नहीं कौन इधर सब ऑर्गेनाइज करता है। शट योर माउथ। विमल दांत पीसता हिंसक भाव से बोला। ब्लडी इडियट, अपना मौत बुलाता है। विमल ने बेरहमी से गन की नाल उसके मुंह में घुसेड़ दी। अभी भेजा पीछे दीवार पर छिटका पड़ा होता मांगता। बड़ी मुश्किल से वो इनकार में सर हिला पाई। पढ़ी लिखी समझदार औरत जान पड़ती हो, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। इस घड़ी ऊपर की सारी मंजिल पर टाइम बॉम्ब लगे हैं और रिमोट मेरे हाथ में है। उसने दूसरा हाथ मैडम के सामने किया और एक स्विच उसे दिखाया जिस पर मौजूद एक लाल बटन पर उसका अंगूठा था। ये लाल बटन दबाते ही ऊपर की मंजिल हवा में उड़ जाएगी। नीचे का इंतज़ाम ये है मेरे पास। रिमोट वाले हाथ से उसने हैंड ग्रेनेड जेब से निकाला और उसे उसकी मेज़ पर यूं रखा कि हाथ बढ़ाने से उसकी पहुंच उस तक ना हो पाती। इसका पिन खींचने में मुझे 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। फिर क्या ख्याल है तुम्हारा, कुछ बचेगा? उसने इशारे से विमल को समझाया कि वो बोलना चाहती थी। उसने गन की नाल उसके मुंह से वापस निकाली। क्या क्या मांगता है तुम? अभी कोई पंगा नहीं करने का, ओके? यस यस। ये भी नहीं बोलने का कि मेरा क्या होगा। जिन्हें मेरा क्या होगा की फिक्र होती है वो ऐसे काम नहीं करते, अंडरस्टैंड? यस। यहाँ कोई वार्निंग बेल का इंतज़ाम है जिसका एक्टिवेटिंग स्विच तुम्हारे पहुँच में हो? नहीं। सच कह रही हो? यस। उसने अपने गले में लटके क्रॉस को छुआ। आई बिलीव यू। नाउ लिसन केयरफुली। मेरी अकल ये कहती है कि यहाँ से रुखसत पाने का जिस रास्ते से कस्टमर आता है उसके अलावा कोई रास्ता इसी फ्लोर पर होना चाहिए। क्यों मुझे ऐसा लगता है? उसके लिए मुझे लंबी कथा करनी पड़ेगी जिसका टाइम नहीं, इसलिए 2 टूक जवाब दो। इसी फ्लोर से निकासी का रास्ता कहाँ है? उसने जवाब नहीं दिया। उसकी शक्ल से लग रहा था कि वो दुविधा के बड़े कठिन दौर से गुजर रही है। मेरा तुम्हें या तुम्हारी लड़कियों को यहाँ की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। मैन, तुम बोलता सारा अपर फ्लोर पर तुमने टाइम बॉम्ब लगाया, इधर भी डेंजरस करके हैंड ग्रेनेड चमकाता, फिर भी बोलता नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं। ठीक बोलता है, देखना
नीचे इतना चेकिंग है, इधर गन कैसे लाया, हैंड ग्रेनेड कैसे लाया, ऊपर जो टाइम बम लगाया बोलता है वो कैसे लाया? ये पूछना अब सूझा? मैं बोले तो बंडल की ऊपर टाइम बम, तुम इतना टाइम तो ऊपर था ही नहीं, अखे फ्लोर पर सेवरल टाइम बम सेट कर पाता। ये हैंड ग्रेनेड भी बंडल, ये गन भी बंडल, मे बी। विमल ने गन का रुख उसके विपरीत दिशा की दीवार की तरफ करके टिगर खींचा। निशब्द गोली चली। दीवार पर से ढेर प्रस्तर उखड़ कर नीचे गिरा और उखड़े प्रस्तर के बीच में से एक छेद दिखाई देने लगा। अब मैडम हकबकाई से कभी सामने दीवार को तो कभी विमल को देखने लगी। फिर उसकी सूरत पर खौफ काबिज होने लगा। अभी हैंड ग्रेनेड का डेमोन्स्ट्रेशन दूँ मैं? रिमोट का स्विच भी दबा ही दूँ? नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं करना मैन, जो मेरा छोकरी लोग को हार्म करे। नहीं करूँगा, जवाब दो। मैं जवाब देंगा तो अपना डेथ वारंट साइन करेंगा, फेंकने का नहीं। यहाँ की सिक्योरिटी तुम्हारा कंसर्न नहीं। इधर एक लल्लू गार्ड खड़ा कर देने को सिक्योरिटी नहीं बोलते। नीचे 2 कमांडो मौजूद हैं, लेकिन इमरजेंसी में उन्हें यहाँ तलब करने का तुम्हारे पास कोई ज़रिया नहीं। इतने से नहीं हो जाते सिक्योरिटी के सख्त और ख़बरदार अरेंजमेंट। जब सिस्टम में ही खोट है कोई तुमको क्या ब्लेम करेगा? तुम जाने दो, फिर भी जो अभी इधर होने वाला है वो टलेगा नहीं। यानी तुम मजबूर हो, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती हो, फिर भी जान देना चाहती हो। ना शुक्र मालिकान के लिए जान देना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, वरना बोलो यहाँ से निकासी का खुफिया रास्ता कहाँ है? तुम उस रास्ते की बाबत खामोश नहीं रह सकती। मैं पेइंग कस्टमर हूँ, पेड अप कस्टमर हूँ। फ़र्ज़ करो जो अभी हुआ वो नहीं हुआ। मैं नॉर्मल कस्टमर जो तुम्हारी ठीक की सर्विस से राज़ी होकर इधर से रुखसत पाना चाहता है, तब तुम मेरे को उस खुफिया रास्ते तक पहुँचाती है नहीं? वो गार्ड पहुँचाता। किधर है? बोला टॉयलेट में है। मैं बोले तो बंडल, प्रेजेंट सिनेरियो में कैसे तुम उसको टॉयलेट में जाने देंगा? अब की ना अकल की बात। साथ में मेरे को ये इन्फो भी दिया कि गार्ड को यहाँ से निकासी का खुफिया रास्ता मालूम। अभी मैं गार्ड से रास्ते की जानकारी निकलवाता हूँ। क्या पता वो तुम्हारे जैसा अनकोऑपरेटिव ना हो। गार्ड ऊपर है, तुम उसको मार नहीं डाला तो उसके लिए तुम्हारे को ऊपर जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी एट यू प्लेसेस एट वन टाइम। तुम एक टाइम में 2 जगह नहीं होना सकता। जाना ऊपर, वाइस गाय, फिर नीचे के काबिल नहीं रहेगा तुम। अब वो मुस्कुराती जान पड़ रही थी। उसके चेहरे पर अजीब से संतोष के भाव दिख रहे थे। विमल ने कई क्षण अपलक उसे देखा। वो अब और दिलेर दिखाई देने लगी। स्टूपिड वुमेन। क्या बोला? मैं तुम्हें शूट करके ऊपर जाऊंगा डियर। उसने अवाक विमल को देखा। एनी प्रॉब्लम? थोड़ी ही देर में दिलेरी हवा हो गई। अब वो पहले से ज़्यादा डरी हुई दिखाई देने लगी। मैन, आई हैव 2 स्मॉल किड्स, हैव मर्सी अपॉन देम इफ़ नॉट अपॉन मी। माई हार्ट ब्लीड्स फॉर स्मॉल किड्स। होशियारी दिखाना बंद करो, जो कहता हूँ करो, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुबह बच्चे खुश होंगे कि मामा घर आए। अब बोलो क्या कहती हो? एक्चुअल में तुम क्या करेंगा? इस लड़की को साथ लेकर जाऊंगा। क्यों? यू आर ट्राइंग माई पेशेंस मैम। मैं 10 तक गिनूंगा, उसके बाद जो होगा उसे देखना तुम्हें नसीब नहीं होगा। 1, 2, 3। वो बेचैन दिखाई देने लगी। 4, 6, 8। उसकी शक्ल पर हवाएं उड़ने लगी। ओके ओके ओके, आई विल डू वॉट एवर यू से। विमल ने मन ही मन चैन की लंबी सांस ली। पीछे जो कुछ हुआ वो अनोखा था, अनहोनी जैसा था। विमल मैडम मिस फ्लोरी को उसी की कुर्सी के साथ सेलोटेप से जकड़ गया था और भीतर मौजूद लड़कियों को बता गया था कि क्यों कर आज़ाद होने का सुनहरा मौका उनके सामने था। लड़कियों ने उसे मौके का फ़ायदा उठाने में तनिक भी देर नहीं की। काबिल गौर बात यह थी कि वहाँ सारी ही लड़कियाँ मजबूर और जबरन उस घिनौने कारोबार में नहीं धकेली गई थीं। कई अपनी मर्जी से भी वहाँ थीं, जिनको अपनी बुकिंग से हासिल रकम का 50% मिलता था और वो जब चाहती क्विट कर सकती थी। लेकिन जब भाग निकलने की अफरा तफरी मची तो उन्होंने भी मैडम को आज़ाद कराने की कोशिश नहीं की। सब की सब ही वहाँ से निकल भागे। बाद में मैडम शिकायत करती और उनकी वफादारी पर सवाल उठता तो वो कह सकती थी कि उन्हें उस काम के लिए मजबूर किया गया था।
दूसरा काम जो ज़बरदस्ती की शिकार लड़कियों ने किया वो ये था कि मैडम की मेज़ के दराज में जितना कैश उपलब्ध था वो उन्होंने हथिया लिया और आपस में बांट लिया कि कालबा देवी से ही नहीं, उस मनहूस शहर से भी कहीं दूर निकल जाने के वो काम आएगा। उस अभियान में बाधा तब आ सकता था जबकि कोई कस्टमर वहाँ पहुँच जाता और कमांडो उसे असल मुकाम पर पहुँचाने आता। ऐसा आखिर तो होना ही था, हुआ भी, लेकिन तब हुआ जब तमाम पंछी उड़ चुके थे और पिंजरा खाली था। कमांडो ने तत्काल मैडम फ्लोरी को आज़ाद किया तो उसने वहाँ उसके साथ जो बीती थी रोते सुबकते बयान किया। तत्काल दूसरे कमांडो को भी वहाँ तलब किया गया और ऊपरली मंजिल पर हाथ पैर मुंह जकड़े पड़े गार्ड को आज़ाद किया गया। जो अनहोनी वहाँ हुई थी उसकी खबर ऊपर पहुँचाने की जिम्मेदारी मैडम की थी और वो इस ख्याल से ही अंदर तक हिली हुई थी कि वहाँ बीती हर बात को एक्सप्लेन करने का जिम्मा उसका माना जाना था। वो नहीं जानती थी कि वो ठिया एक्सपोज हो जाना ऊपर वालों के लिए कितना बड़ा सदमा साबित होने वाला था। अपेक्षानुसार मोरा वाला ही वहाँ पहुँचा। ये जानकर वो हक्का बक्का रह गया कि वो महज एक लड़की की रिहाई का मसला नहीं था। वहाँ मौजूद 32 की 32 लड़कियाँ वहाँ से गायब थीं, वो भी जो अपनी मर्जी से उनके साथ थीं। फिर सिक्योरिटी स्टाफ पर तो वो ऐसा खफा हुआ कि खुद ही उन पर टूट पड़ने में कसर ना छोड़ी। कोई हथियार के साथ वहाँ दाखिला पाने में कामयाब हुआ, इसके लिए साफ साफ उसने सिक्योरिटी स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया, वरना वो खुद बताएं कि कैसे कोई साइलेंसर लगी गन और हैंड ग्रेनेड के साथ वहाँ पहुँच बना पाया। किसी से अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं हुई थी तो ज़रूर उनमें से कोई आतताई से मिला हुआ था, और अगर सिक्योरिटी स्टाफ निर्दोष था तो सारा कुछ किया धरा मैडम फ्लोरी का था। मैडम को तो इस बाबत अभी इशारा ही मिला था कि उसकी हालत अधमरी जैसी हो गई थी। फिर सीसीटीवी की फुटेज खंगालने की ड्रिल शुरू हुई, जिसको देखने के बाद जिस सबसे बड़े सवाल सन उठाया वो ये था कि क्या यहाँ का हमलावर वही था जिसने पहले नेपोली वाले ठिए को हिट किया था। वो कूद कर नतीजे पर पहुँचने वाला मसला नहीं था, उसे धीरज से स्टडी किया जाना ज़रूरी था और वक्त अब कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मौजूदा ठिया तो अब बंद था। वैसे भी जब माल ही नहीं था तो दुकान का तो बंद होना लाजमी ही था। अब सिक्योरिटी स्टाफ उन प्यादों के हवाले था जिनको गूंगे बुलवा लेने का तजुर्बा था। मैडम का वैसा कोई अंजाम ज़रा देर बाद होता। मैं कल फिर आऊँगा, मोड़ा वाला सख्ती से बोला। इधर से जाने का नहीं, फॉलोड। मेरा बच्चा लोग, उनको स्कूल भेजने का। एक दिन अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो क़यामत नहीं टूट पड़ेगी। बेचैनी से पहलू बदलती मैडम खामोश हो गई। अगर वो तुम्हारे भेजे स्कूल जाते हैं तो हो सकता है कि अब स्कूल जाए ही नहीं। क्या बोलता है तुम सर? हथियार भीतर लाने में तुमने दुश्मन का साथ नहीं दिया, ये साबित होना भी बाकी है। नाउ शट योर माउथ एंड स्टे फुट। एक बड़ी चोट को सहलाता मोड़ा वाला आखिर वहाँ से रुखसत हुआ। शनिवार 15 सितंबर। पुणे का बिल्डर जेपी साहब सुबह 6 बजे ही कूपर कंपाउंड पहुँच गया। बुझेकर और फड़के को उसकी आमद को निगाह में रखने पर बोला गया था, इसलिए वो बिल्डर को खुफिया रास्ते से तूका के मकान के भीतर लेकर आए जहाँ अनन्या से उसकी मुलाकात का प्रबंध था। पिता पुत्री का मिलन हृदय विदारक था। वहाँ मौजूद विमल और इरफान भी जज्बाती हुए बिना न रह सके। दोनों उनके अविरल बहते आंसू देखते रहे और अपनी भीग आई आँखों को छुपाने की भरपूर कोशिश करते रहे। आखिर वो सिलसिला थमा। तब तक फड़के सबके लिए चाय बना लाया। चाय पीजिए, विमल बोला। मर्दों का बसेरा है, इस घड़ी और कोई खिदमत नहीं कर सकते। इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, बिल्डर बोला। हाजिर को हुज्जत नहीं, जान के कबूल कीजिए। उसने सहमति में सर हिलाया, लेकिन चाय की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? बेटी सामने खड़ी है, फिर भी यकीन नहीं आता कि ये करिश्मा हो चुका है, तुम्हारे किए हो चुका है। मैं नास्तिक नहीं, लेकिन ज़िंदगी की मसरूफियात में शायद ही कभी भगवान को याद कर पाता हूँ। आज मैंने भगवान को साक्षात देखा। तुम्हारे पैर छूने में मुझे फ़ख्र महसूस होगा। बड़ी मुश्किल से विमल ने उसको अपने आगे झुकने से रोका। अरे जनाब, मैं तो बहुत मामूली आदमी हूँ। नहीं, मेरे लिए तुम भगवान से भी बढ़कर हो। अब आगे क्या इरादा है? मैं अभी इसे बेटी को लेकर पुणे जा रहा हूँ। ये अपनी त्रासदी से उबर ले, फिर मैं इसे इसकी स्टडी कंप्लीट करने के लिए यहाँ वापस भेजूँगा। अगर ये यहाँ आना चाहेगी तो, अगर ये नहीं आना चाहेगी तो बात अलग होगी। घबराने की कोई बात नहीं है अनन्या, अपनी पढ़ाई पूरी करो, ऐसे डर कर नहीं रहा जाता। बोलो, आओगी?
हाँ, दैट्स लाइक अ ब्रेव गर्ल। आगे कई क्षण खामोशी रही। इस दौरान बाप बेटी ने अपनी चाय पी। अच्छा, अब हम इजाज़त चाहते हैं। आपके हज़ार हज़ार शुक्रगुजार होते आपसे दरख्वास्त करते हैं, ये छोटी सी भेंट कबूल करिए। उसे मेज पर विमल के सामने एक चेक रखा। विमल ने चेक पर निगाह डाली तो पाया कि वो उसने मेज़ पर विमल के सामने एक चेक रखा। विमल ने चेक पर निगाह डाली तो पाया कि वो तुकाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम था और रकम 1 करोड़ रुपए थी। विमल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। काली कमाई नहीं है वो? अ, ये छोटी सी भेंट है। होती तो सूटकेस में नोट भर के लाता। क्यों ऐसा करता? आप उससे ना वाकिफ़ ना होंगे? वो तो ठीक है, लेकिन इतना? कुछ भी नहीं है ये। मैं ताज़ ज़िंदगी आपके ट्रस्ट का डोनर रहूँगा। अरे जनाब, ताज़ ज़िंदगी जितना तो आपने अभी कर दिया। शर्मिंदा मत करें, ये कुछ भी नहीं है। 50 लाख आपकी गिरह से पहले ही निकल चुके हैं। आप उनका भी ख्याल करें। कोई ज़रूरत नहीं। स्वार्थ आड़े आता है, दुनिया आड़े आती है, बेटी का भविष्य आड़े आता है, तो मैं अपने आप को भी नौछावर कर सकता हूँ। विमल फिर नहीं बोला। फिर उसने बुझेकर और फड़के के साथ बाप बेटी को रुखसत किया। पीछे इरफान मंत्रमुग्ध सा विमल को देखता रहा। क्या हुआ? तेरे को मालूम क्या हुआ? जादू कर देता बाप। इरफान बोला। मैं मामूली आदमी। तेरा तकिया कलाम है ये, पर तू जादूगर पक्का। और उपदेश देने में तो भाई किसी को भी मात दे दे। तारीफ कर रहा है, नुक्स निकाल रहा है? पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ, लेकिन जो करता है कमाल करता है। कोई कैसे इतना मुतासिर हो जाता है तुझसे? अपनी दुश्वारी के दौर में लोग बाग बहुत कुछ कहते हैं, बड़े से बड़े बोल बोलते हैं, ऐलान करते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब मतलब हल हो जाता है तो सब प्रैक्टिकल हो जाते हैं। खुद को ये कहकर तसल्ली दे देते हैं कि भला करने वाले ने भलाई की तो इसमें उसका काम था जो उसने किया। जैसे बुरा बुराई से बाज नहीं आता, वैसे भला भलाई से काम नहीं आता। ये सब तूने कहाँ से सीखा? भाई, जब तू इतना बढ़िया उपदेश देता है तो तुझी से सीखा। अच्छा, अरे मैंने क्या करना है, मेरी क्या औकात? मैं कराने वाले का कारिंदा। वो अपने मेरे जैसे कारिंदे को अपनी पावर्स डेलीगेट करता है तो जो होना होता है हो जाता है। लोग समझते हैं लोगों ने किया, नहीं किया। जो किया दो जहाँ के मालिक ने किया, और ये भ्रम बनाए रखा कि किसी और ने किया, सुहेल ने किया। बस इतनी सी बात है तो नहीं इतनी सी बात, पर तू कहता है तो। हाँ, मैं कहता हूँ। अभी तूने सोचा था कि दिन चढ़ा नहीं होगा कि ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए का दान हासिल हो जाएगा। ये मैंने किया, तूने किया? मैं कहूँ तो बिल्डर जेपी साहब ने भी नहीं किया। जो किया उस अदृश्य शक्ति ने किया, जो ऐसे ही गाय बगाए लोगों को मोटिवेट करती है। सर्वत्र का भला होता है। अब बात को लंबा मत खसीट, अपने अल्लाह से दुआ कर। मैं वाहिगुरु से करता हूँ कि वो ऐसे ही हम पर मेहरबान रहे, उसके महल की छतरी सदा हमारे ऊपर बनी रहे, कभी भी वो अपनी रहमतों से नवाजिशों से हमें महरूम ना रखे। आमीन। इरफान के मुंह से खुद ही निकला। देनदार कोई और है, भेजत 100 दिन रैन। लोग भरम हम पर धरे, पाते नीचे नैन। इरफान फिर नहीं बोला। ऐसे मौक़ों पर विमल हमेशा ऐसे ही उसे खामोश कर देता था। कालबा देवी वाले ठिए के ग्राउंड फ्लोर पर मैडम फ्लोरी की सीट पर मोरावाला मौजूद था और सूरज से लगता था कि बुरे मूड में था, लेकिन उसे अपने अच्छे बुरे मूड्स को कंट्रोल में करने का तजुर्बा था, इसलिए साफ तौर पर वो ज़्यादा बेचैन नहीं लग रहा था। कम से कम गुजरी रात की तरह अंगारों पर लौटता नहीं लग रहा था। उसके साथ वहाँ पहुँचे उसका बॉडीगार्ड और ड्राइवर पीछे कार में बैठे होने की जगह उसके साथ थे और खामोशी से परे खड़े थे। इस बार उसके साथ उसका खास लेफ्टिनेंट दारा मुबारकी भी था, जो उसका जात भाई था, इसलिए भी उसका खास था, करीबी था। तब तक वो वहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ, 2 कमांडो, 2 गार्ड को कई बार गिल कर चुका था। फिर भी अभी तक उसने हथियार भीतर पहुँचाए जाने के मामले में उन्हें शक से पूरी तरह से बरी नहीं किया था। अलबत्ता मैडम फ्लोरी की बाबत उसका ख्याल बनता जा रहा था कि उस बाबत उसने कुछ नहीं किया हो सकता था, लेकिन क्या पता लगता था। कई बार चोट उसी के जरिए से पहुंचती थी जिस पर सबसे कम शक किया जा रहा होता था, इसलिए सिक्योरिटी स्टाफ को कड़ी पूछताछ के बाद वहां से वक्ती तौर पर रुखसत कर दिया गया था। मैडम फ्लोरी अभी भी वहीं थी। अब उसकी तवज्जो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज की तरफ थी और उसमें भी उसकी तवज्जो का अहम मरकज दीपिका थी। दीपिका उसके लिए अपरिचित नहीं थी। उनकी एसोसिएशन में काम करने वाली पुरानी इंडिपेंडेंट ऑपरेटर के तौर पर वो उसको बखूबी वाकिफ़ था, खूब मुतासिर था।
लेकिन उसके एकाएक रिटायरमेंट मोड में पहुंच चुकने के बाद फिर से एक्टिव हो उठना उसे परेशान कर रहा था। 48 घंटों में ही उसकी 4 बार उसके ठिए पर हाजिरी थी। सोमवार कोलाबा वाले ठिए पर, बुधवार शाम फिर वहाँ, गुरुवार शाम को पप्पू के साथ ऑल नाइट सेशन पर कालबा देवी वाले नए ठिए पर, शुक्रवार दोपहर बाद अपनी खोई हुई बाली ढूंढने फिर वहाँ। क्या ये सब इत्तेफाक था कि एकाएक धंधे से किनारा कर चुकने के बाद वो इतने ज़ोर शोर से फिर एक्टिव हो उठी थी? हो सकता था, आखिर औरत थी। औरत के मिजाज का क्या पता लगता था, कब वो किस करवट बैठती है। जनाना मिजाज की तुलना मौसम से की जाती है, जिसके बदलने में देर नहीं लगती। सब ठीक, बावजूद इसके कहीं कुछ था जो उसे खटकता था। वहाँ की सीसीटीवी कवरेज उसने बहुत गौर से पिछली रात भी देखी थी और अब आते ही फिर देखी थी। कोलाबा वाले ठिए की उसके मतलब की फुटेज पेन ड्राइव में उसके साथ थी। उसने पहले जैसी तवज्जो से उसका भी अध्ययन किया, फिर किया। इसी दौरान भारी सस्पेंस में मैडम फ्लोरी थी, जो किसी अनहोनी की आशंका से त्रस्त थी और बार बार बेचैनी से पहलू बदल रही थी। मोड़ा वाला उस घड़ी उसे ऐसा जल्लाद लग रहा था जो किसी भी घड़ी किसी के लिए भी कोई बड़ी सज़ा तजवीज़ कर सकता था। ज्यों ज्यों उसकी खामोशी बढ़ती जाती थी, त्यों तो मैडम का कलेजा मुंह पे आता था। दीपिका, कंप्यूटर स्क्रीन पर से मुंह हटाते हुए मोगरा वाला ने के मुंह से अचानक निकला, अभी अपने समय, मुझे अभी इसी समय वो मांगता है। उसके नाम लेने से उसने उसका हुक्म जारी नहीं किया था, फिर भी सहमति में सिर्फ मुबारकी का हिला, क्योंकि वो जानता था जब कोई काम अहम तरीन हो तो उसका अंजाम देने के लिए उसी की ज़रूरत महसूस की जाती थी। विमल दीपिका के फ्लैट पर पहुंचा। बिना खबर के आया था, इसलिए शुक्र मनाया कि वो घर पर मौजूद थी। रात को क्या हुआ? उसने बेचैनी से पूछा। सब कुछ ठीक हुआ, मिशन अकम्प्लिश्ड। बेटी बाप के साथ पुणे की राह पर। कमाल? कैसे? मामूली कमाल था, ऐसा कमाल मैं करता रहता हूँ। सही से बताओ। विमल ने सब कुछ बयान किया। दीपिका उसे सुनती रही। काम तो ऊपर वाले की इनायत से हो गया, लेकिन 2 बातों में गड़बड़ हुई। तुम कहना भूल गई या मैं पूछना भूल गया, लेकिन गड़बड़ हो गई। क्या? कौन सी 2 बातें? वहाँ मेटल डिटेक्टर ऑपरेटर के अलावा 2 भेड़िए जैसी शक्ल वाले स्टिंग गनधारी कमांडो भी थे, जिनका जिक्र तुम्हारी स्टोरी में नहीं आया था। ओ, वो मैं शायद भूल गई थी। नेवर माइंड नाउ। कमांडोज़ के बारे में मैं कह रहा था, वो ऐसी खूंखार शक्लों वाले थे, लगता था कि कस्टमर की तरफ से कोई भी गलत हरकत होती तो उसे शूट कर देने में कतई कोई गुरेज ना करते। मेटेलिक आइटम के नाम पर मेरी जेब से मामूली पेपर क्लिप था, उसकी वजह से बीप सुनकर भी उन्होंने पलक झपकते मेरे ऊपर स्टेंगन तान दी थी। कमांडोज का जिक्र करना मैं भूल गई थी, सॉरी। फिर तुमने कहा था कि कस्टमर को लिफ्ट दिखा दी जाती है, ऊपर उसको रिसीव करने के लिए, हैंडल करने के लिए अलग इंतज़ाम होता था, जबकि एक कमांडो मेरे साथ लिफ्ट में सवार होकर ऊपर तक आया था और यूं मुझे वहां मौजूद सशस्त्र गार्ड के हवाले करके गया था, जैसे पावती की रसीद भी चाहता हो। दीपिका की हंसी छूट गई। दूसरी बात, वहाँ ग्राउंड फ्लोर से एग्ज़िट के खुफिया रास्ते की मुझे पहले से खबर होनी चाहिए थी। मैंने भारी खतरे के माहौल के बीच से उनकी एक लड़की को साथ लेके वहाँ से सेफ निकलना था। मुझे खुफिया रास्ते की पहले से खबर होनी चाहिए थी, जो कि तुम्हें थी, क्योंकि तुम वहाँ ऑल नाइट शिफ्ट प्रेमी पप्पू के साथ गई थी। खुफिया रास्ते को खोलना फिर भी प्रॉब्लम होता, क्योंकि उसके दहाने का दरवाज़ा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल से खुलता बंद होता था और उस कंट्रोल की वाकफियत वहाँ सिर्फ मैडम को होती थी। तो ये बात मुझे बताई जानी थी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब मैं मैडम को खुफिया रास्ता बताने के लिए मजबूर कर सकता था, तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के बारे में उसे चुप भला कैसे रहने दे सकता था। चलो ठीक है, अंत भला तो सब भला। यस। विमल एक क्षण ठिठका। मुझे मेरी हेल्प के सिलसिले में तुम्हारा ओवर एक्सपोजर फिक्र में डाल रहा है। उसके चेहरे पर उलझन के भाव आए। क्या कहना चाहते हो? जहाँ भी मेरी खातिर तुम गई, वहाँ हर जगह इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस का इंतज़ाम था, यानी कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। रिकॉर्डिंग काम आए या ना आए, सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि बावक़्त ज़रूरत रिव्यू किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी के ख़ास नोटिस में आ गई तो प्रॉब्लम होगी तुम्हारे लिए। देखा जाएगा। अव्वल तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ख़ास नोटिस में आने वाला मैंने कहीं कोई काम किया ही नहीं। अब जब होगा तो देखा जाएगा। मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया है, विमल ने संजीदगी से कहा। अधिक साहस को विडंबना समझना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना चाहिए?
कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैनेज कर सकती हो? कर सकती हूँ, लेकिन ज़रूरी है? ना भी हो तो एहतियात बरतने में क्या हर्ज है। बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो इस बारे में करूँगी कुछ जल्दी, द अर्लियर द बेटर। अरे मेहमान को चाय तो सर्व करने दोगे या नहीं? अगर जिक्र इस मेहमान का है तो समझो उसे तुम्हारे हाथ की बनी चाय का चस्का लग गया। समझ लिया। नाउ जस्ट यू वेट। विमल के रुखसत पाते ही दीपिका ने सबसे पहले अपने लिए अंडे, सॉसेज, टोस्ट का ब्रेकफास्ट तैयार किया। इत्मीनान से बैठ के खाया। नहा धोकर तैयार होकर बाहर आई और उसके बाद उसने उस सामान का सिलेक्शन शुरू किया जो कि अनिश्चित काल के अन्यंत्र आवास के लिए उसे ज़रूरी था। 2 सूटकेसों में भरने लायक सामान तैयार हो गया। ज़्यादा था, उसके दिल ने गवाही दी। वो शॉर्ट ट्रिप के लिए निकल रही थी, शिफ्ट तो नहीं हो रही थी। सामान को सेंसर करना कठिन काम था। क्या छोड़ूं, क्या पैक करूं के तहत हर आइटम में डिफ़िकल्ट डिसीज़न था। अपनी फाइनल सिलेक्शन को उसने एक सूटकेस में भरा, मजबूती से बंद किया। आखिर में उसने एक सरसरी निगाह फ्लैट में दौड़ाई। वहाँ का बिजली का मेन स्विच ऑफ किया, फ्लैट से बाहर निकली, सूटकेस को अपने पैरों के करीब फर्श पर रखा, मेन डोर को ताला लगाया, चाबियाँ हैंड बैग में डालते ही घूमी और उसका कलेजा मुंह में आया। मुबारकी वहाँ उसके सामने। हल्ला रहम। गोइंग समवेयर माय डियर? मुबारकी मीठे स्वर में बोला। हाँ। कहाँ? नागपुर। ऑल द वे? हाँ। सडनली? वो माँ सीरियस है, अभी सुबह ही खबर लगी। वापसी पता नहीं कब हो। वो तो है, मुझे यही अंदेशा था। तुम्हें अंदेशा था? हाँ। मैं समझी नहीं। अभी मैंने समझाया किधर है। सूटकेस वापस फ्लैट में रख और मेरे साथ चल। तुम्हारे साथ चलूं? लेकिन कहाँ? जहाँ भी मैं लेकर चलूं। लेकिन कहाँ? लिप नहीं देने का। चुपचाप मेरे साथ चल, वरना 2 भीड़ों और हैं मेरे साथ। पलक झपकते इधर होंगे। मांगता? नहीं, पर इतना तो बता दो, कहाँ जाना है? कालबा देवी, वर्धमान चौक। दीपिका का रहा सा हौसला भी पस्त हो गया। आसार अच्छे नहीं नज़र आ रहे थे। अब उसे दिली अफसोस हो रहा था कि उसने विमल की सलाह को हल्के में लिया था। उसकी जल्दी वाली सलाह पर अमल नहीं किया था। फालतू के कामों में 2 घंटे बर्बाद कर दिए थे। मुबारकी ने उसे ले जाकर मोड़ावाला के सामने खड़ा किया। अब वक्ती ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए एक गार्ड वहाँ मौजूद था। हो दीपिका, आ गई तू? थैंक यू। आ बैठ, कुर्सी दे भई से। मुबारकी ने बॉस के सामने टेबल के पास दीपिका के लिए कुर्सी सेट की। बैठ। मुड़ावाला मीठी आवाज़ में बोला। नाउ दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। थैंक यू माय डियर। आम हालात में मैं तुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन क्या करूं, हालात आम नहीं हैं, इसलिए अंडर इमरजेंसी तेरे को तलब करना पड़ा। फ़ोन कर देते ना तो मैं आ ही जाती। दीपिका अपने स्वर को भसक सहज बनाती बोली। फ़ोन? लो भाई, अकल देखो मेरी। पहले ही दारा को नेहरू नगर दौड़ा दिया। खैर, मगज कल्पा हुआ हो तो ऐसा ही होता है। अब तू ये बोल, कल रात के इधर के बड़े वाक्य के बारे में तुझे खबर लगी? बड़ा वाक्य? दीपिका ने फर्जी सक पका के दिखाया। भाई, बड़े से भी बड़ा वाक्य, यूं समझ के क़यामत आ गई था। फ्लोरी बताती है तेरे को। अपना नाम बुलाए जानकर मैडम फ्लोरी हड़बड़ाई। फिर उसने डरते, झिझकते, अटकते पिछली रात का वाक़या बयान किया। उस दौरान मुड़ावाला की निगाह सिर्फ और सिर्फ दीपिका के चेहरे पर टिकी रही और इस बात ने दीपिका को बहुत विचलित किया। आखिर मैडम फ्लोरी खामोश हुई। तेरे को तो, मुड़ावाला अपलक उसे देखता बोला, इस बाबत कुछ मालूम हुआ नहीं होगा। दीपिका ने कठिन भाव से इनकार में गर्दन हिलाई। बड़ी हिट थी, बहुत अरसा सहलानी पड़ेगी, लेकिन पहले ये मालूम पड़ना ज़रूरी है कि ऐसी मजाल हुई किसकी। तेरे को इस बारे में कोई आइडिया हो? मेरे को कैसे होगा? मैंने सवाल पूछा है माय डियर, मेरे को जवाब मांगता है, आगे से सवाल नहीं मांगता। क्या? नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं। नेवर माइंड, पूछना तो पड़ता है। हाँ, 1-2 छोटे छोटे सवाल हैं मेरे जहन में जो मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ। मामूली सवाल है, उम्मीद है तेरे को जवाब देने से कोई एतराज़ नहीं होगा, या होगा? उसे जल्दी से कई बार दाएं बाएं सा हिलाया। अपनी रिटायरमेंट के बारे में बता। जब रिटायर हो गई थी तो एक्टिव कैसे हो गई? ये बात गलत है, मैं कभी रिटायर ही नहीं हुई, बस एक वॉलंटियर ब्रेक पर थी, ऑन वेकेशन।
वेकेशन दिनों में होती है, हफ्तों में होती है, महीनों में नहीं होती। महीनों में भी होती है। ये वेकेशन की मर्जी पर मुनहसर करता है कि वो कितनी लंबी वेकेशन एंजॉय करना चाहता है, कितनी लंबी वेकेशन को अफोर्ड कर सकता है। तो तेरी कितनी लंबी चली? 7 महीने। अपना कोलाबा वाला ठिया का मैग्नेटिक कार्ड क्यों नहीं सरेंडर किया? ये तो आपके सवाल का जवाब है। मैं रिटायर नहीं हुई थी, लॉन्ग वेकेशन पर थी। जब लौट के आना था तो कार्ड सरेंडर करने की क्या ज़रूरत थी? मेरे से पूछ रही है? जब सवाल आपने किया तो आपसे तो पूछूंगी। वेरी स्मार्ट इंडीड। दीपिका खामोश रही। मोड़ावाला का घड़ी में तोला घड़ी में माशा वाला व्यवहार उसे हलकान कर रहा था। दीपिका माय डियर, मैं हैरान हूँ। किस बात पर? तेरी दिलेरी पर। मैं किधर की दिलेर? जैसी जुबान दराजी कर रही है, कोई दिलेर ही कर सकता है। जैसे मुबारक की तुझे घर से पकड़ कर लाया था, इसके हिसाब से तो तुझे डर से कांपते आना चाहिए था। आपको क्या पता मैं नहीं काँप रही हूँ? ठीक, मेरे को क्या पता। अच्छा बता, कोलाबा क्यों गई थी? मेहताब से मिलने। कंपनी के साथ? साथ में कंपेनियन जो कि पप्पू नहीं था तो बोल ऐसा। नहीं था, फ्रेंड था, स्पेशल फ्रेंड, शादी बनाने वाला था। सूटर था इसलिए साथ था। वहाँ मेहताब मैडम उसके करीब सोफे पर आकर बैठी थी। आपको मालूम ही है। कैसे मालूम? कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं दोनों। हिट्स की फुटिंग नहीं खंगाल रहे तो क्या बाहुबली देख रहे हैं, पठान देख रहे हैं? निगाह बड़ी पैनी है तेरी, और अकल भी। वो खामोश रही। सही जा रही थी। आगे बोल। मेहताब तेरे फ्रेंड के करीब सोफे पर आके बैठी, इससे आगे? उससे क्या ये जाहिर नहीं था कि वो किस हैसियत से मेरे साथ था और किस हैसियत से मैंने उसे मेहताब मैडम से मिलवाया था? वो पप्पू होता तो मैडम बगल में आके बैठती। चल, फ्रेंड था, स्पेशल फ्रेंड था। अब तस्वीर की बोल। तस्वीर क्या थी और क्यों उस घड़ी देखी जा रही थी? दीपिका गड़बड़ाई। उसने उसकी आंखें अपने चेहरे पर स्थिर पाई तो जल्दी से बोली, मेरी और उसकी ताज़ा तरीन तस्वीर थी, इसलिए मैडम को दिखाई थी तो वो बताती कि जोड़ी कैसी लग रही थी। अच्छी कहानी है लेकिन सच्ची कहानी नहीं है। जी? तस्वीर वाले हिस्से को ब्लो करके देखा गया था। ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया था, पर इतना बार बार दिखाई दिया था कि वो किन्हीं दो जनों की तस्वीर नहीं थी, वो सिंगल फिगर का क्लोजअप था। आपकी रीडिंग गलत है। तेरा फ्रेंड मेहताब से हासिल एक कागज़ का पुर्जा लाइटर से चला रहा था। वजह बोल। मेहताब ने एक टेलर का पता दिया था। दीपिका के दिमाग की चलकी तेजी से घूमी। जो वेडिंग ड्रेस बहुत बढ़िया सीता था। सिंपल पता था जो फ्रेंड को देखकर ही याद हो गया, इसलिए उसने ऐसा किया था। कहाँ का टेलर था? किस जगह का था? मैंने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। जेंट्स टेलर था। मैंने क्या करना था इस बाबत जानकर? जानती हूँ इन बातों की तस्दीक दूसरे सिरे से भी हो सकती है। दूसरा सिरा? मेहताब। दीपिका का दिल लर्जा। कहीं चली नहीं गई? अवेलेबल है बराबर, सब डबल चेक किया जाएगा। क्या? उससे जवाब देते नहीं बना। तू 2 बार कोलाबा वाले ठिए पर गई। पहली बार का तो अच्छा खुलासा कर दिया तूने, अब बोल दूसरी बार क्यों आई? दीपिका को पहले प्रतिवाद सूझा कि दूसरी बार नहीं गई थी, एक ही बार गई थी, लेकिन उसके कहने के अंदाज से ही जान पड़ता था कि सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग उसे उसकी दूसरी विजिट से बाकायदा वाकिफ़ करा चुकी थी। जल्दी से बता, मुझे और भी काम है। सोमवार रात को बाद में फिर क्यों गई? वो इत्तेफाक से कोलाबा में थी, वो बोली। मेहताब से मिलने चली गई। वजह? यही वजह थी। अच्छा, श्योर? हाँ। बुधवार अपने दूसरे फेरे के तहत तो कोलाबा वाले ठिए पर गई। अगले ही रोज़ गुरुवार को कालबा देवी भी पहुंच गई। इस ठिए का कैसे पता लगा? वो फिर विचलित दिखाई देने लगी। जहाँ पब्लिक की मोड़ावाला धीरे से उसी तरह देता सा बोला, पेइंग कस्टमर की आवाजाही हो, वहाँ का पता फेलो प्रोफेशनल्स को जैसे तैसे लग ही जाता है, लेकिन तुझे कैसे लगा? मेहताब से जाना। क्यों? उसी से जाना कि वो बड़ा लेविश ठिया था, बड़ी सुविधाओं वाला ठिया था। मेरी क्लाइंटल के लिए वो ज़्यादा मुफीद साबित होगा। और उसी रात अपने पप्पू के साथ वहाँ पहुँच गई। कोई हर्ष, कोई ऐतराज़? मैंने क्या वहाँ 30% जमा नहीं कराया था? ठीक है, लेकिन हैरानी है कि एक ही दिन के वक्फे में तुझे कैसे भी नए ठेके की खबर लग गई और तू वहाँ पहुँच भी गई। ग्राहक मिल गया ना। मौत और ग्राहक का कोई पता थोड़ी ना लगता है कब मिले। बड़ी सियानी हो गई, अक्ल की बातें करने लगी, जबकि और तो कुछ तुझे आता नहीं था, मुझे लगता था।
सर, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। परसों तो उस ठेप पर गई, कल रात वहाँ बवाल खड़ा हो गया। क्या इत्तेफाक था? हाँ, और क्या होगा? सवाल ज़्यादा करती है, जवाब कम देती है। वो खामोश रही। मोरावाला ने उसे बताया कि किस तरह से कल रात एक घुसपैठिया जिसके पास गन, हैंड ग्रेनेड था और सख्त सिक्योरिटी चेक के बावजूद वो अंदर पहुंच गया, उन सब का इस्तेमाल किया। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी सख्त सिक्योरिटी पे कोई इतना सामान लेके कैसे आ सकता है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। चिंतित मोरावाला बड़बड़ाता सा बोला। वहाँ ऊपर कॉरिडोर के सिरे पर 2 कॉमन वॉशरूम है, जिसमें से एक खिड़की है, लेकिन उन पर ग्रिल है और वो बड़ी मजबूती से बंद रहती है। लेकिन खुल तो सकती है। कोई चाहे तो उनमें से किसी को खोल तो सकता है। भीतर से चिटकनियाँ ही तो लगी हैं, गिराई उठाई जा सकती हैं। ऐसा किया ही होगा किसी ने, और तो कोई रास्ता मुझे मुमकिन दिखाई नहीं देता ऊपर हथियार आने का। मैंने कई बार खुद को इंट्रूडर की जगह रख के उसकी मूवमेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, तो हर बार हथियार भीतर ला पाने के कोई मुमकिन जरिया मुझे दिखाई नहीं दिया, तो खिड़कियों में ही दिखाई दिया, भले ही देखने में वो कितनी ही महफूज लगती हो। क्या? दीपिका का दिल ढूंढने लगा। परसों पूरी रात अपने पप्पू के साथ तू वहाँ थी। वहाँ से रुखसती के चंद ही घंटों के बाद, दोपहर के बाद, तू फिर वहाँ पहुँच गई। क्यों? वो रात के सेशन के दौरान मेरे कान की बाली गिर गई थी। दोपहर बाद जब मुझे पता चला, उसे ढूंढने आई थी ऊपर बेडरूम में, जहाँ की रात को तू थी। हाँ, अकेली ऊपर थी, बाली ढूंढती? नहीं, फ्लोरी मैडम साथ थी। बाद में आई थी, बहुत बाद में आई थी, बल्कि काफ़ी अरसा तू ऊपर अकेली थी। मैं बाली ढूंढ रही थी, सोफे के नीचे से मिली। ठीक? कठिन भाव से उसने हामी भरी। और वहाँ कैसे पहुँच गई? पता नहीं। देख, बुरा मत मान, बड़ी टेंशन है, बड़ी चोट सहलानी पड़ती है, इसलिए बड़ी टेंशन है। खैर, ये कारोबार ही ऐसा है, इसमें सडन अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं। लेकिन मुझे इसमें भेद लगता है। बाली में भी, अब बाली की तलाश में तेरी कल दोपहर के बाद वाली विजिट में भी। सारी रात अटैच बाथ वाले रूम में गुजारी। दिन में वहाँ बाली ढूंढने गई तो कॉरिडोर के वॉशरूम में थी। मेहताब को तूने उस बाबत कन्विंस कर लिया था, लेकिन मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ। तेरी वॉशरूम विजिट में कोई भेद है, बट दैट्स अनदर स्टोरी। अब बोल, धंधा चालू रखेगी? हाँ। पहले क्या हुआ था? बोला था ना, फिर बोल दे। वो कुछ नहीं हुआ था, रूटीन से अजीज़ आ गई थी तो ब्रेक चाहती थी। 7 महीने लंबा ज़्यादा हो गया, लेकिन हाँ, अब फिर एक्टिव। हाँ, चल, आई एम ग्लैड। सर, मैं अब जाऊँ? क्या बोला, जाऊँ? नहीं माय डियर, अभी नहीं। अभी एक आध बात है जो मैं तेरे से शेयर करना चाहता हूँ। सुनूँ? बिना बीच में टोके, अंडरस्टैंड? यस। नाउ लिसन केयरफुली। इंट्रूडर के लिए भीतर हथियार कैसे पहुंचा? इस मामले में मेरा शुरुआती शक या मैडम फ्लोरी पर था या सिक्योरिटी स्टाफ पर था, लेकिन इस बारे में मैंने सोचा, बहुत सोचा। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी देखी तो मेरे को सूझा वो शख्स उनके लिए अनजान जान पड़ता था, लेकिन दीपिका के लिए अनजान नहीं था, क्योंकि इसका सो कॉल्ड खास दोस्त और शूटर, नेपोली वाले ठिए का इंट्रूडर और यहाँ का इंट्रूडर, तीनों एक ही शख्स थे। 2 इंट्रूडर 2 जुदा किस्म के मेकअप में थे, पर ग्राफिक आर्टिस्ट की मदद से जब उनके मेकअप डिलीट करने के प्रिंट निकल गए थे तो दोनों तकरीबन एक लगने लगे थे, और एक लगने लगी थी सूरत। वो काफ़ी हद तक तेरे सूटर से मिलती थी, और ये तीनों सूरतें एक और सारे क्राइम वर्ल्ड में मशहूर सूरत में एक बंदे से मिल रही है। पूछ किससे? किससे? सुहेल से। वो कौन है? तू नहीं जानती? अगर जानती तो पूछती। सरदार सुरेंद्र सिंह सुहेल से, जो 7 राज्यों में घोषित इश्तिहारी मुजरिम है और जिसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का इनाम है। दीपिका के सारे जिस्म में ठंडक की लहर दौड़ गई। उसको अपनी सांस रुकती लगने लगी। यही नाम तो बताया था दीक्षित के इंट्रोड्यूस्ड युवक ने अपना। वो शख्स इश्तिहारी मुजरिम, 5 लाख का इनामी गैंगस्टर। कैसे हो सकता था ये? इतना परोपकारी युवक, दूसरों के भले के लिए अपनी जान सांसद में डालने वाला फरिश्ता जात शख्स। नहीं, कहीं कोई गलती थी। सूरतें आम मिलती निकल आती हैं, नाम तो बहुत ही आम मिलते निकल आते हैं, लेकिन ऐसा ही कोई बड़ा कन्फ्यूज़न उस घड़ी सामने था। हमारी डियर डार्लिंग दीपिका का शूटर भी देखो कौन, मोड़ा वाला बोल रहा था। मशहूर इश्तिहारी मुजरिम सुहेल।
हमारे सेटअप के खिलाफ एक बड़ी साजिश का ओरिजिनेटर और उस साजिश के एक्टिव पार्टिसिपेंट हमारी दीपिका। ये झूठ है, मुझ पर इल्ज़ाम है। चुप रहे 1 मिनट, अपनी भलाई जानकर चुप रहे। मेरी लास्ट वार्निंग है तेरे लिए, वरना चुप कराना पड़ेगा तो हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। सस्पेंस से मरी जा रही दीपिका ने होठ भींच लिए। मोरावाला ने गार्ड का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और कहा, बोला। गार्ड तत्काल वहाँ से बाहर निकल गया। वो लौटा तो उसके साथ हैरान परेशान मेहताब थी। यारी की वफादारी एक हद तक साथ देती है। दीपिका को मोरावाला की आवाज़ कहीं दूर से आती लगी। बकौल दीपिका, मेहताब इसकी बड़ी बहन जैसी है। अब देखना है बड़ी बहन हमारी तरफ है या दीपिका की तरफ। अगर मेहताब दीपिका की कही बातों की तस्दीक करती है तो वो उसकी तरफ है, उसे नकारती है तो हमारी तरफ है। अभी फैसला हुआ जाता है। दोपहर 3 बजे के करीब मोरावाला कूपर कंपाउंड पहुंचा। वहां विजिट का अपना वो इंतज़ाम उसने बरकरार रखा था जो वो पहले 2 बार आजमा चुका था। सशस्त्र गार्ड और सशस्त्र ड्राइवर कार में, खुद वो हथेली में छुपी बच्चों वाले सीटी के साथ, लेकिन इस बार एक फ़र्क के साथ। उसके साथ एक कार और थी जिसमें 4 सशस्त्र प्यादे सवार थे, जिन्हें समझाया जा चुका था कि सीटी की आवाज़ सुनाई देने पर उनसे क्या अपेक्षित था। इरफान उस वक्त वहीं ट्रस्ट के ऑफिस में मौजूद था। शोहाब को फड़ के सामने की इमारत से बुलाकर लाया। विमल लंच के बाद पीछे अपने बेडरूम में आफ्टर लंच रेस्ट अ व्हाइल वाली झपकी ले रहा था। फिर आ गया बाप, इरफान के मुंह से निकला। मोरावाला ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो उन दोनों के सामने विजिटर्स चेयर पर ढेर हुई। कोई तकल्लुफ़ नहीं करना, अभी मैंने लंच किया है और लंच के फ़ौरन बाद मैं कोई लिक्विड ठंडा या गर्म पसंद नहीं करता। पक्की बात? हाँ। फिर वो इरफान की ओर घूमा। तुम कुछ कह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। कह रहे थे ना मैं फिर आ गया। अरे ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तुम्हारा केयर टेकर नज़र नहीं आ रहा। केयर टेकर? क्या बोला बाप? केयर टेकर ग्रीश नाम बताया था ना, दिखाई नहीं दे रहा। इरफान ने शोहाब की ओर देखा। वो अभी अवेलेबल नहीं। कहाँ गया है? क्यों पूछ रहे हो? जवाब दो। जवाब दिया तो था, लगता है नाक नीचे नहीं आया। फिर दे दो। मैं देता ना। ये टीम वो इधर नहीं है। शोहाब से पहले इरफान भुनभुनाता सा बोल पड़ा। इधर ही है। किसी ने उसे कंपाउंड से बाहर जाते तो देखा नहीं। कैसे मालूम? तुम साला इधर वॉच बिठा के रखा। कहाँ छुपा हुआ है वो? अरे मांगता क्यों है वो तुमको? इरफान झल्लाया। अच्छा बीड़ू है, यहाँ मैं हर बार त्रिमूर्ति से मिला इसलिए याद आता। बस यही वजह है पूछने की। हाँ, हमारे में क्या खराबी पाई? हम किसी काम के नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। केयर टेकर गिरीश की मौजूदगी हो तो कोरम काल होता है ना। फेंकता है बाप तुम, इरफान बोला। बोले तो छुपा के रखा है, कहने का क्या मतलब? किस लिए कोरम कॉल चाहिए? क्यों गिरीश की यहाँ मौजूदगी ज़रूरी जान पड़ती है? शोहाब बोला। क्योंकि उसकी बाबत जो मेरे को अब मालूम है वो पहले नहीं मालूम था। मुझे पता है वो मामूली केयर टेकर नहीं है, वो सुहेल है। क्या बोला? तुम्हारा केयर टेकर गिरीश सुहेल है। हक बकाए से इरफान और शोहाब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बाप तुम्हारी सोच में लोचा। फिर इरफान बोला, तुम्हारे ऊपरले मामले में प्रॉब्लम, जो इधर ट्रस्ट के ऑफिस में सोशल करके सर्विस करता भीड़ू तुम्हारे को सुहेल जान पड़ता। यहाँ बुलाओ उसे, कहे वो अपनी ज़बानी की वो सुहेल नहीं है। अच्छा, फिर इतनी दिलेरी दिखाई कि बिना बुलावे के बिग बॉस सौराब जी से मिलने सी रॉक स्टेट पहुँच गया। अभी मैं आया ना सुहेल से मिलने, सिमिरियल स्टाइल। गिरीश से मिलने जो कि तुम्हारी नज़र में सुहेल है। कैसे मिलोगे? शैंडे हाथों को मिलाओगे या गले लगोगे? ये दोनों काम कर चुकने के बाद उससे कूपर कंपाउंड की बाबत डायलॉग करूँगा। अच्छा, तो डायलॉग तो हो चुका पर फाइनल नहीं हुआ। जवाब के लिए और टाइम मांगता था ना। इतवार तक का टाइम मिल तो गया? नहीं मिल गया, इतवार अभी दूर है। दूर है? कल है ना, बीच में पूरी रात पड़ी है। वांदा नहीं, सोहेल से मुलाकात होगी तो अभी सब फाइनल हो जाएगा। क्या फाइनल हो जाएगा? कूपर कंपाउंड पर तुम्हारा कब्ज़ा फाइनल हो जाएगा। देखेंगे देखेंगे। मालिक का नुमाइंदा, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर अब इस बाबत क्या कहता है? यही स्पेशल करके काम, इरफान बोला, जो तुमरे को इधर लाया है इस टाइम। हाँ, पहले भी बोला। सोहेल से? हाँ। जो कि गिरीश है इधर का केयर टेकर? हाँ भाई हाँ,
अब बोल भी चुको कहाँ है? यहाँ नहीं है, समझता है तुम तो ढूंढ लो। तुम जानते हो यहाँ के खुफिया रास्तों से हम ना वाकिफ़ हैं, ना खड़े पैर वाकिफ़ हो सकते हैं। ये तुम्हारा प्रॉब्लम बाप। कहते हैं सोहेल बहुत बहादुर है। बहादुर है तो छुप के क्यों बैठा है? सोहेल है तो सामने आके डायलॉग करे, आंखों में आंखें डालकर बात करे। बाप, पिछली 2 बार तो तुम बेशक बेजा गैर ज़रूरी बातें करके गया, पर अक्ल की बात करके गया। ये टाइम क्या हो गया तुमरे को, लंबी लंबी छोड़ता है। मेरी सोहेल से मुलाकात में अड़ंगा खड़ा करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस मुलाकात में दोनों तरफ का भला है। पहले ये बात मगज़ में डालो, फिर जवाब दो। हमने कहा ना कि गिरीश इस टाइम इधर नहीं है, वो इधर ही है, तो ढूंढ लो। अच्छा ठीक है। उसका सीटी वाला हाथ मुंह तक पहुंचा। उसने 2 बार पूरे जोर से सीटी बजाई। ये क्या करता तुम? उसने जवाब नहीं दिया। पलक झपकते उसका बॉडीगार्ड, ड्राइवर, 4 प्यादे सब वहाँ पहुँच गए। अपने बॉस के इशारे पर उन्होंने सामने गन तान दी। इस फौजदारी से किस हासिल की उम्मीद करते हो? शोहराब शांति से बोला। मोड़ावाला ने उसके कथन की ओर कोई तवज्जो नहीं दिया। ढूंढो चारों तरफ। वो अंदर बढ़े। फड़के ने, जो कि पिछले दरवाजे के करीब खड़ा था, उनका रास्ता रोकने की कोशिश की तो उसे बेरहमी से धकेल कर एक तरफ कर दिया गया। चारों प्यादे पिछले दरवाजे से पीछे गायब हो गए। पीछे सस्पेंस भरा सन्नाटा छाया रहा, जो 10-12 मिनट बना रहा। आखिर प्यादे लौटे। मोड़ावाला ने सवालिया निगाह उन पर डाली और उन्होंने सर हिलाए। ओके, मुझे यकीन है कि गिरीश केयरटेकर यहाँ की केयरटेक करने के लिए अब फिर दिखाई नहीं देगा। सोहेल मायावी मानस है। सिर पर एकाएक मंडराने लगे खतरे को किसी तरह से भनक जाता है और भाग जाता है। वो अपनी टीम के साथ वहाँ से रुखसत हुआ। उसके जाने के बाद उन दोनों ने यह अंदाज़ा लगाया कि यहाँ की आवाज़ें भीतर बेडरूम में सुनाई देती हैं। भीतर उसने मोरावाला की आमद और उसका डायलॉग सुना होगा और वही क्या जिसकी उम्मीद थी, बेसमेंट में उतर गया होगा। वो लोग जानते थे कि मोरावाला बहुत तेज़ इंसान है। आखिर उसने इतने अरसे बहराम जी की शागिर्दी में काम किया था। मोरावाला को उन्हें उम्मीद थी कि वो कहीं लौट कर वापस न आए, लेकिन वो लौट कर नहीं आया। दिन ढले तक उसके लौटने का इंतज़ार किया गया। फिर उसकी आमद की गंभीरता के मद्देनज़र वहाँ एक ख़ास मीटिंग हुई जिसमें विमल भी शामिल था। तब अहम मसला यही था कि उस दौर के दुश्मन के कैंप में केयरटेकर गिरीश बतौर सोहेल पहचान लिया गया था। लिहाजा केयरटेकर गिरीश वहाँ दिखाई देता नहीं रह सकता था और ख़ुद उनका भी सरेआम वहाँ बने रहना खतरनाक साबित हो सकता था। इरफान ने ऑल्टरनेट वक्ती पनागाह सलाउद्दीन का होटल मराठा सुझाया, जो विमल को कबूल नहीं हुआ। मराठा हमारा सेफ अनएक्सपोज्ड हिया है, वो बोला। हाँ ये बात सही है, लेकिन उसके इस्तेमाल से अभी हमें परहेज करना चाहिए, वरना सलाउद्दीन के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो फिर तुम लोग सुझाओ कुछ। लेकिन छोटे बहराम जी से हमें इतवार तक का वक्त मिला है। तो इतवार कौन सा दूर है, कल ही तो इतवार है। और मोड़ावाला का सोहेल बसते यहाँ तक पहुँच जाना उसके मुकर जाने की ही किस्म है। फिर ना भी मुकरे तो हम तो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकते ना। शोहाब ने संजीदगी से सहमति में सर हिलाया। अच्छा एक बात बता, तेरे को अंदेशा है कि कूपर कंपाउंड सच में कूपर ग्राउंड बन जाएगा? उस मामले में अभी दिल्ली दूर है छोटे मियाँ। अब विमल का लहजा भी संजीदा हुआ। ये कोरी धमकी ही है कि कूपर कंपाउंड कूपर मैदान बन जाएगा। उन लोगों को इस जगह की इसकी खसूसियात की वजह से ज़रूरत है। यहाँ मैदान बन जाएगा तो उनकी ज़रूरत क्यों कर पूरी होगी? आखिर कब तक कब्ज़े के लिए ताकत ही आजमाएंगे? वरना ये कहने का क्या मतलब हुआ कि छीन लेंगे? छीनना इतना आसान होता तो 2 बार वक्त ना बढ़ाया होता, पहली वार्निंग के बाद ही छीन लिया होता। उन्हें कूपर कंपाउंड साबुत और समूचा मांगता है, अपनी बुनियाद पर हमेशा की तरह खड़ा मांगता है, खंडर नहीं मांगता। मैदाना नहीं मांगता तेरी ज़बान में। वो कुछ नहीं बोला। सब्र की ज़रूरत है बिरादरान, समझो कि वियतनाम युद्ध है। दोनों की भवें उठीं। वो युद्ध राई और पहाड़ का मुकाबला था। फिर भी सालों साल राई ने पहाड़ की पेश न चलने दी। युद्ध की आग में 20 साल हाथ झुलसाने के बाद आखिर इतने विशाल साम्राज्य अमेरिका को जरा से मुल्क वियतनाम से विड्रॉ करना पड़ा था। राई ने ये बड़ा करतब कैसे किया था, कैसे पहाड़ के हौसले पस्त किए थे, वो इस वक्त गौरतलब है। वियतनामी छापा मार रात के अंधेरे में छुप के आते थे और मार कर भाग जाते थे, और फिर घने जंगलों में ऐसे जा छुपते थे कि ढूंढे नहीं मिलते थे। वो लोकल थे, इसलिए अपने घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थे।
वहाँ अजनबी अमेरिकी सैनिकों को यह सहूलियत हासिल नहीं थी। तब इस करतब को गोरिल्ला युद्ध का नाम दिया गया था। यूं सीमित साधनों वाले वियतनाम ने अमेरिका की अकूत ताकत का सालों मुकाबला किया था। अब हमने भी गोरिल्ला युद्ध वाली स्ट्रेटेजी अपनानी है। कैसे आजमानी है, ये वक्त आने पर तुम खुद समझ जाओगे। दोनों के सर स्वयं सहमति में हिले। आखिर सर्वसम्मति से फौरी अमल के लिए जो फैसले हुए वो थे, इरफान और शोहाब अपने आवास को तुरंत खाली कर दें और तूका के मकान में आकर रहें, जहाँ पर आना जाना उस खुफिया रास्ते से हो जो इमारत की बाउंड्री वॉल के बाहर था। जब ऐसे खुफिया रहन सहन के भी खतरे बढ़ जाएंगे तो मराठा में पनाह पाने का विचार करेंगे। ट्रस्ट के ऑफिस के बाहर बोर्ड टांग दिया जाए कि ऑफिस अनिश्चित काल के लिए बंद था, दोबारा खुलने की सूचना शीघ्र जारी की जाएगी। विट्ठल की अगुवाई के तहत कुछ जाबाज कैदी जो कि हथियारबंद भी हों वहाँ बसाए जाएं, लेकिन वो अपनी कैब्स कंपाउंड में पार्क करने के अपने वहाँ हाजिरी का सुराग न दें। रात को तहखानों में सोएं, जहाँ के तमाम तहखाने, सुरंगें, खुफिया रास्ते बॉम्ब प्रूफ थे। अपने आने जाने का जरिया भी वो खुफिया रखें। इरफान ने पूरी जिम्मेदारी से दाखिल दफ्तर किया कि विट्ठल खुशी से वो काम करना कबूल करेगा। बाकी दोनों ने भी उस बात पर अपना विश्वास प्रकट किया। नायक का कोई ऐसा कारोबार थामा जाए जो उसका भारी नुकसान कर सकता हो और उन्हें कोई माली 100 करोड़ या उससे एक अंश का फ़ायदा पहुंचा सकता हो। उस संदर्भ में फिर खालिद की ज़रूरत महसूस की गई। इरफान ने इसे अपनी ज़ाती जिम्मेदारी कहकर आगे सरकाया कि वो इस बाबत जल्दी ही कुछ करेगा। आधी रात को संयोगवश इरफान को वो नज़ारा देखने को मिला जो अनोखा था, अप्रत्याशित था। इत्तेफाक से वो उस घड़ी जाग रहा था और उसका हमेशा से पतले कान बाहर से आती कुछ आवाज़ों से चौकन्ने हुए थे। वो तहखाने से निकलकर ऊपर पहुंचा था और एक सेफ खुफिया जगह से उसने बाहर झाँका था। वो ये देखकर सन्नाटे में आ गया कि कंपाउंड में कोई 1.5 दर्जन भीड़ू मौजूद थे जो पूरी खामोशी से सारी इमारत पर लगे तालों को तोड़ रहे थे। 7 इमारतों की तरफ एक ही वक्त में वो तवज्जो दी जा रही थी। सिर्फ तूका के मकान को फिलहाल बख्श दिया गया जान पड़ता था। क्यों? इरफान ने खुद से सवाल किया। शायद इसलिए क्योंकि उस पर नोटिस बोर्ड टंगा हुआ था जो कहता था कि ट्रस्ट का ऑफिस अनिश्चित काल के लिए बंद था, और शायद इसलिए क्योंकि तूका का मकान 1 मंजिला था और शायद वो उनके फौरी इस्तेमाल के तहत नहीं आता था। ताले टूट चुके, सारे मेन डोर खुल गए तो वो लोग कंपाउंड से गायब हो गए और इमारतों के भीतर समा गए। किस वास्ते? रात के सन्नाटे में खामोशी से वहाँ के खुफिया रास्ते तलाश करने के वास्ते। उन रास्तों की जानकारी हासिल हुए बिना वो कॉम्प्लेक्स उनके किसी काम का नहीं था, और पूछने से वो जानकारी उन्हें हासिल हो जाती तो इस बात की कतई कोई उम्मीद नहीं थी। सब कुछ मिलिट्री ड्रिल की तरह हुआ। इरफान उस घड़ी जाग ना रहा होता तो वहाँ मौजूद विट्ठल की टीम समेत बाकी लोगों को पता नहीं कब खबर लगती कि कूपर कंपाउंड पर दुश्मन का कब्जा हो भी चुका था। छीन लेंगे वाले चैलेंज पर अमल हो भी चुका था। अब उससे वो खबर विमल और बाकी लोगों को सुनानी थी।